नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपनी रीजनिंग के जो अपने टॉपिक्स पढ़ रहे थे, आज उसमें एक नया टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसका नाम है अंकगणितीय समस्याएं। अंकगणितीय समस्याएं क्या होता है पहले ये जान लीजिए। रीजनिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ देखो, रीजनिंग का सीधा सा मतलब तो कॉमन सेंस होता है, लेकिन कॉमन सेंस में कुछ अंकगणितीय यानी कि गणित के कुछ तथ्यों को ऐड करके कुछ क्वेश्चंस यानी कुछ समीकरण बना करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पे अपने को चर्चा करनी। जनरली इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, अंकगणितीय समस्याएं, जहां अंकों की समस्याएं आएंगी उसमें हमें मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक में हमें जहां पढ़ना है वो पढ़ना है कि हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाना, या हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट देना, या फिर किसी से गिफ्ट लेना, ये दोनों चीजें काम करते हैं। तो यहां पर जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें कहीं ना कहीं आपके सामने दो तरह से क्वेश्चंस निकल के आएंगे। एक क्वेश्चन निकल के आएंगे किसी को गिफ्ट देना या लेना या हाथ मिलाना। उसके बाद में कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कुछ समूह में 4 पैर वाले और कुछ समूह में 2 पैर वाले, 4 पैर वाले या फिर 2 पैर वाले। ठीक, तो कुछ 4 पैर वाले होंगे, कुछ 2 पैर वाले होंगे, उनके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद में कई बार क्या होता है कि कोई बंदर या कोई तिलचट्टा किसी कुएं में यानी किसी गहराई में या किसी खंबे के ऊपर यानी ऊंचाई में, गहराई या ऊंचाई में चढ़ना संबंधित। ये मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन में बनेंगे। तो गहराई या ऊंचाई में चढ़ना संबंधित। इसके बाद के आगे की बात करते हैं। इसके बाद यहां से आपके कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा बच्चों जो किसी आवर्ती को दिखाता है, यानी आवर्ती आधारित। आवर्ती का मतलब हो गया दोहराव दिखाना, यानी जो टाइम, जैसे कोई काम अभी हो रहा है वो एक फिक्स इंटरवल में होता है। जैसे आपकी क्लासेज लगती हैं, तो क्लासेज जब लगती हैं तो 5 क्लासेज लग गई तो 5 क्लासेज हो गई, लेकिन इन क्लासेज के बीच का जो गैप होता है, आवर्ती आधारित में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फैक्टर होता है गैप, जिसको दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं इंटरवल। ओके, उनके बारे में, राइट। जैसे आप तीर कमान से तीर छोड़ते हो तो उस टाइम के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा कुछ आते हैं संख्याओं संबंधित प्रश्न, संख्या संबंधित प्रश्न। संख्या संबंधित में कैसे, जैसे आपको कहेगा 1 से लेकर 50 तक में कितने अंक हैं। ठीक है, यहां 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं संख्याओं में। एक तो आएगा आपसे पूछेगा भाई कुल अंक कितने हैं, और दूसरा पूछेगा अंक आवर्ती। ये अंक आवर्ती क्या होता है मैं आपको ये बताता हूं। जैसे मैंने 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी, तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 0 कितनी बार आएगा, 9 कितनी बार आएगा, ये। या 1 से लेकर 200 तक की गिनती में 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, वो वाले। और इसके बाद जो बच जाता है उसको हम लास्ट में विविध में काउंट कर लेंगे कि विविध समस्याएं। कुछ ऐसी समस्याएं जो गणित में हैं लेकिन वो इन पार्ट्स के अलावा। तो हमें इस टॉपिक में ये 5-6 चीजों का अध्ययन करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं यहां से अपन 1 बाय 1 आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चलिए, तो यहां तक अपने को इन चीजों को सीखना है। अब आते हैं स्टार्ट 1 बाय 1। सबसे पहले आया हाथ मिलाना और गिफ्ट देना। मैं इसका सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हो, क्या आप अपना अकेला हाथ किसी से मिला पाओ? कोई कहेगा नहीं सर मैं तो मेरे दोनों मिला दूं। नहीं, दोनों का हाथ मिलाओगे तो भी बात वही है। अरे अपने से मिला रहे हो, हाथ हमेशा आप किसी दूसरे से मिलाओगे, और गिफ्ट भी आप हमेशा किसी दूसरे को देते हो, ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा अगर 5 लोग हैं, ये 5 लोग भी अगर किसी से हाथ मिलाएंगे तो ये आदमी कितनों से हाथ मिलाएगा? ये खुद से नहीं मिलाएगा, ये शेष बचे हुए 4 लोगों से हाथ मिलाएगा। और अगर ये गिफ्ट भी देगा तो शेष बचे हुए 4। इसलिए जब भी कभी हाथ मिलाने का अगर क्वेश्चन सोल्व करना हो तो फॉर्मूला जो यूज किया जाता है वो n(n-1) यूज किया जाएगा, और यहां भी गिफ्ट देने वाले में भी n(n-1) होगा। तो ये समझ में आ गया। अरे जितने लोग हैं, अगर 5 लोग हैं तो वो 4 से मिलाएगा, 10 लोग हैं तो शेष बचे हुए 9 से। अब देखो एक बात, हाथ मिला रहे हैं, मैंने आपसे हाथ मिलाया, आपने मेरे से हाथ मिलाया, तो हाथ कितने मिले? सर हाथ तो एक ही मिला।
पार्टिसिपेंट दो अलग अलग थे, लेकिन हाथ कितने मिले? एक ही हाथ मिला। ठीक बात। लेकिन अगर यही बात गिफ्ट में आए, तो गिफ्ट में देखो, मैंने आपको गिफ्ट दिया और आपने मुझे गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट कितने शेयर हुए? 2। तो यहां पर देखो, हाथ मिलाने वाले में क्या होता है कि दोनों तरफ म्यूचुअली चलता है, तब जाकर के एक काम कंप्लीट होता है। लेकिन गिफ्ट में गिफ्ट दिया भी जाता है और गिफ्ट लिया भी जाता है, तो सेम साइमल्टेनियसली एक काम होता है, राइट। तो इसलिए अब देखो, जब भी हाथ मिलाने वाले क्वेश्चंस आए तो उसमें बट्टे में क्या हो जाएगा? नीचे 2, और गिफ्ट वाले में नहीं होता। अब देखो इसके यूजेज भी सुनो। भारत पाकिस्तान से मैच खेले या पाकिस्तान भारत से मैच खेले, मैच कितने खेले जाएंगे? सर मैच तो एक ही होगा, लेकिन दोनों वाले क्या कहेंगे? भारत का पाकिस्तान से मैच है, पाकिस्तान वाले क्या कहेंगे? भारत से मैच है। बात वही है, तो एप्लीकेशन है। सपोज दूसरी बात ऐसे ही सोचो, जैसे यहां हम जयपुर से मान लो दिल्ली गए, तो जयपुर से दिल्ली जाते हुए हमने टिकट ले ली, क्या दिल्ली पहुंच गए, क्या दिल्ली से वापस जयपुर आते हुए वही टिकट चल जाएगी क्या? सर नहीं चलेगी, दूसरी टिकट लेनी पड़ेगी। तो सेम है, तो वो किसकी तरह से ट्रीट होता है? गिफ्ट देना या लेना। अब कुछ लोग कहते हैं भाई प्रत्येक दूसरे को गिफ्ट देता है या प्रत्येक दूसरे से हाथ मिलाता है। सर प्रत्येक दूसरे से मिलाएगा, खुद से ना कभी हाथ मिलाता है ना कभी गिफ्ट देता है। इसलिए गिफ्ट देने वाले और हाथ मिलाने वाले में, हाथ मिलाने वाले में n(n-1/2) और गिफ्ट देने वाले में n(n-1). यहां पर n क्या है? n का भी आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं सर, कि जहां n जो है वो है कुल सदस्य संख्या, जो n है वो क्या है? कुल सदस्य संख्या, यानी जितने लोग हैं उन लोगों की बातें हो रही हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आया, पढ़िए और देखो। किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, ओके, तो n की वैल्यू यहां इस क्वेश्चन के लिए 15 हो गई। अब कह रहा है उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। जब हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाला हम लोग कैसे यूज करते हैं भाई? हाथ मिलाने के लिए याद होगा n(n-1) बटे में कितना? 2। अब n की वैल्यू कितनी है? 15, और 15 - 1 ऐसा ही तो लिखूंगा, बटे में कितना? 2। अब आगे सोल्व करो, ये 15 और 15 - 1 14 बटे में कितना? 2। अब 2 से 14 को कट कर देंगे तो आ जाएगा 7, और 15 को 7 से गुणा करेंगे तो 105। तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? अगर 15 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो 105 बार हाथ मिलाने जाएंगे। बोलिए। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको यहां पे एक नई चीज और ऐड कर दूं, उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर 105 बार हाथ मिलाए गए तो सदस्य कितने थे? 15 थे, और 15 सदस्यों ने कितनी बार हाथ मिलाया? 105। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को देखो। कह रहा है एक पार्टी में कितने लोग थे? 20 लोग थे, और उन्होंने क्या दिया? गिफ्ट दिया। जब भी कोई गिफ्ट देता है, उपहार दिए, गिफ्ट दिए, तो म्यूचुअली शेयरिंग होगी। तो गिफ्ट वाले के लिए अगर याद होगा आपको, तो हमने क्या सीखा था? n(n-1). यहां n की वैल्यू कितनी है भाई? 20 है, तो n की वैल्यू 20 हो गई, और 20 - 1 यानी 19। n की वैल्यू आ गई 20 और इधर आ गया 19। 20 को 19 से गुणा किया तो 380। तो कितने गिफ्ट की जरूरत पड़ेगी? 380 गिफ्ट की जरूरत पड़ेगी। इजीली कर सकते हो। वही उल्टा बोलूं, अगर 380 गिफ्ट हैं तो बताइए कितने लोगों में ने आपस में बांटे? तो 20 लोगों ने। वो उल्टा समझते चलना। नेक्स्ट, अब ये देखो क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा था। किसी कक्षा के कुछ छात्रों ने एक दूसरे से कुल 300 बार क्या किया बच्चों? हाथ मिलाया। तो बताइए कक्षा में कितने छात्र थे? अभी तक अपने को n का मान दे रखा था, इस बार n का मान पूछ लिया। तो देखो जब भी हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हम ऐसे ही तो यूज करते हैं, n(n-1) बट्टे में 2, और ये है हाथ मिलाना, और ये हाथ मिलाने की जो संख्या है वो कितने के बराबर होगी? वो कितने के बराबर होगी? n(n-1) बट्टे 2। ये जो होगी वो बराबर होगी किसके? 300 के बराबर होगी। बोलो ऐसा ही तो लिखेंगे हम लोग। अब एक बात यहां से सुनिएगा मेरी, क्या है कि अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो एक तो ये तरीका है कि भाई n की ये सारा जो मान है वो किसका मान है भाई? n का ही तो मान है। तो n की जगह पहले 20 रखो, तो ये 20, ये 19 बटे 2, देखो 300 आ रहा है क्या? फिर 24 रखो। एक तो तरीका है कि बाई ऑप्शन पुट करो,
एक तो तरीका यह है कि ऑप्शंस को पुट करो, ऑप्शन पुट करो एंड क्या करो, चेक करो। देखो एक तो ये तरीका है, ठीक है, जो सब कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, चारों ऑप्शन चेक करने में। मैं एक और बढ़िया तरीका बताता हूं। आपने ऐसा लिख लिया, अब जब भी आप लिखोगे आपको पता है एक जगह 2 आएगा और एक जगह 2 नहीं आएगा। बताओ 2 कहां आएगा, जब हाथ मिलाने की बात होगी। लेकिन अगर 2 और 2 कहां नहीं आएगा, जब ये गिफ्ट वाली बात होगी। तो जो 2 आया हो ना, इसको इधर हटाओ, क्योंकि मुझे इधर जो भी मान चाहिए वो सिर्फ n-1 का ही मान चाहिए। और n-1 का मान कितना हो गया, 600। गिफ्ट में सीधा आ जाएगा और हाथ मिलाने वाले में ये बट्टे 2 आएगा, तो उसको इधर कर दो। अब आप मेरे को बताओ इन दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों संख्याएं क्या है। ये दोनों संख्या क्रमागत है। अगर ये 26 है तो ये 25 होगा, ये 19 है तो ये 18 होगा, ये 20 है तो ये 19 होगा, ये 10 है तो ये 9 होगा। बोलो बात सही। अगर ऐसा हो तो जस्ट जो ये दे रखा है ना, इससे बड़ी वर्ग संख्या बोलो, बड़ी 600 से बड़ी वर्ग संख्या बताओ क्या होगी। जहां बैठे हो बोलिए, इससे जस्ट बड़ी होगी सर 625। 600 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या 625 है। और 625 किसका वर्ग होगा सर, 25 का। और 25 ही आपका इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, n का मान रहेगा। तो आप जिस भी ऑप्शन में n का मान 25 रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चेक करना चाहते हो तो यहां से देखो, रखो 25 गुणा 25 माइनस 1, 24 बटे में 2। 2 से 24 को काटोगे 12 और 25 को 12 से गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना, 300। ओके, देखो तो समझ में आई मेरी बात। मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ इतना सा बोला कि जो भी आपको संख्या दे रखी है उसमें बट्टे में 2 या तो होगा या नहीं होगा। अगर है तो इधर गुणा करो, क्योंकि मुझे जो डायरेक्ट चाहिए वो ये चाहिए। ये 2 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 2 क्रमागत संख्याओं का योग 600 गुणा 600 दे रखा है। तो इसका मतलब इससे जस्ट बड़ी वर्ग संख्या बोलो, जस्ट बड़ी वर्ग संख्या कितनी होगी, 625। 625 किसका मान है, n का, और वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और वरना ऑप्शन चेक करके कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। क्या कह रहा है, मैचों की संख्या अगर 120 है, मैचों की संख्या 120 है। जब भी हम मैच खेलते हैं तो मैच किसकी तरह से ट्रीट करते हैं, हाथ मिलाना वाला या गिफ्ट देने वाले की तरह। बोला सर हाथ मिलाने की तरह। तो n-1 का मान बटे 2 का मान 120 है, तो 2 इधर गुणा हो जाएगा तो 240 आ गया। बोलिए सर 240 आ गया। 240 से बड़ी वर्ग संख्या 256 होती है, और 256 किसका मान होता है, 16 का मान होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 16 होगा। अब इतना पेन ही नहीं चलाना, 120 था मैचों की संख्या, तो बट्टे 2 आएगा वो 240। 240 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या ये। अब अगर आप ऑप्शन चेक करते हो उससे बड़ी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आगे चेक कर लो, इसको मैं बता देता हूं कैसे होगा ये। n-1 बराबर हो गया 240। 240 से बड़ी वर्ग संख्या होती है 256। 256 किसका वर्ग होगा, 256 वर्ग होता है 16 का, और 16 किसका मान होगा, 16 n का मान होगा। तो बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर 16 आ जाएगा। चेक करना चाहते हो तो 16 रख के देख लो। 16 गुणा 15 बटे 2, 2 से 16 काटा 8, 15 अंठी कितना हो गया 120। अब किसी को ये नहीं समझ में आ रहा होगा सर मैं ऑप्शन से कैसे चेक करूं, तो देखो मैं वो भी बता देता हूं। अगर आपने 14 माना तो कैसे लिखोगे, 14 और 14 माइनस 1 13 बटे 2, 2 से 14 काटोगे 7, 13 7 78, 13 7 91, 91। ये लो, तो अगर आप 14 लोग मानते हो, 14 लोग मानते हो जो मैच खेलने वाले हैं, तो 91 बार होगा, राइट। चलिए 15 को मानोगे तो 15 गुणा 14 210। यहां पर आओगे तो अभी शुरुआत में किया था 105 आ जाएगा। इसी तरह से आप धीरे धीरे कर सकते हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब एक पॉइंट और आया, नेक्स्ट पॉइंट, समूह में 4 पैर तथा 2 पैर संबंधित। अब ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन पर भी अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए बात करते हैं। देखो सर सबसे पहले आएगा 4 पैर और 2 पैर। मैं थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया दे देता हूं कि हमें समूह देगा, उसमें कुछ 4 पैर वाले जीव देगा और कुछ क्या देगा, 2 पैर वाले जीव देगा। कुछ 4 पैर वाले जीव देगा और कुछ 2 पैर वाले जीव देगा। देखो अगर समूह में सारे ही 2 पैर वाले दे देता है तो हर जीव के जैसे 2 पैर वाले हैं तो जितने सिर, जैसे मैंने कहा 10 जीव हैं 2 पैर वाले हैं, तो उनके सिर की संख्या बोले 10, पैरों की संख्या बोले 20, क्योंकि एक जीव, एक 2 पैर वाले के 2 पैर होते हैं, तो 10 के कितने हो गए, 20 हो गए। अब मैं कहूं कि 2 पैर वाले अगर 40 पैर हैं तो जीव कितने हो गए, बोले 20 हो गए।
क्लियर बात बोल सकते हो। ऐसे ही मैंने बोला 4 पैर वाले आ गए। अब 4 पैर वालों के सिरों की संख्या मैंने बोल दिया 20 सिर हैं, तो बताओ जीव कितने हो गए? बोले 20 सिर। इसका मतलब सिरों की संख्या 4 पैर वाले हो या 2 पैर वाले हो कभी भी चेंज नहीं होती, लेकिन पैरों की संख्या 4 पैर वाले के लिए 4 है। अब मैं कहूं 40 पैर हैं और वो सारे 4 पैर वाले जीव हैं, तब बताओ उनके पैरों की संख्या कितनी होगी? 40 पैर है तो जीव कितने हो गए? 40 में 4 का भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? बोलिए 10 आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं कि कुल पैरों की संख्या 40 है, इसमें से कुछ 2 पैर वाले हैं और कुछ 4 पैर वाले हैं, तो आप न तो सीधा 4 का भाग दे सकते हो, न सीधा 2 का भाग दे सकते हो। वहां से क्वेश्चंस आपके जनरेट होते हैं। चलिए 4 पैर वाले के जीवों की बात करते हैं। तो सर कभी भी एक समूह बनाएगा तो इसमें इनकी संख्या की बात कर लेते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा एक्स वाई से मानता हूं, बाद में आपको आगे बताता हूं। मान लो इनकी संख्या मैंने x मान ली, तो ये 4 पैर 2 पैर वालों की संख्या क्या मान ली भाई? अब देखो ये 4 पैर 2 पैर हमें कैसे पता चलेगा? सर क्वेश्चन में बोलेगा कि आपके पास जानवर हैं, तो जानवर 4 पैर वाले हो गए। और अगर आपको बोल दे कि मनुष्य हैं तो 2 पैर वाले हो गए। मुर्गी बोलेगा 2 पैर वाले हैं, है ना। और जेब्रा बोल देगा तो 4 पैर वाले हैं, ठीक है। हिरण बोल देगा 4 पैर वाले हैं, तो इसी तरह से अलग है। शुतुरमुर्ग बोल देगा 2 पैर वाले हैं। तो आपको उनको चीजों को भी समझना है। अब अगर इनकी संख्या की बात करें तो अब मुझे सबसे पहले यह बताओ कि इनके सिर की संख्या कितनी होगी बच्चों? अगर 4 पैर वालों की संख्या x है, यानी एक जीव है तो उसके सिर की संख्या 1 है, तो x है तो सिर की संख्या कितनी होगी? x। और यहां कितनी होगी? y होगी। बोलो सर। बिल्कुल। अब एक बात हो, कितने भी जीव हो सबके सिर की संख्या हमेशा समान होती है। उसी तरह कौन सी ऐसी चीज है जो उनकी समान होती है? सर आंखों की संख्या। अगर सिर की जगह कई बार क्वेश्चन में आपको आंख की संख्या भी दे देता है ना, आंख की संख्या भी दे देता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आंख की संख्या भी सेम होती है, बस होता क्या है, ये सिर की संख्या का दुगुना होता है। जैसे एक जीव है, चाहे कोई सा भी, उसके 2 आंख होती हैं, तो x जीव के 2x आंख हो गई और 2 पैर वालों के भी 2y हो गए। अब मैं बात करता हूं यहां से पैरों की संख्या। पैरों की संख्या की मैं चर्चा करता हूं। पैरों की संख्या बताओ, एक जीव के कितने होते हैं? 4। 4 पैर वाले के एक जीव के 4 हैं, तो x के कितने हो गए? सर 4x हो गए। और 2 पैर वाले एक जीव के कितने हो गए? 2y, 1y हो गया। y जीव है, 2 पैर वाले के एक के 2 पैर होते हैं, तो y के कितने हो गए? 2y हो गए। अब क्या करेगा वो? इनका झुंड बना लेगा। अब झुंड बनाएगा तो यहां से अगर आपसे ये पूछ लूं कि भाई सिर की संख्या कितनी होगी, उस समूह में कुल सिर की संख्या कितनी होगी, तब आप कहोगे सर अगर आप उन दोनों को जोड़ लेते हो, यानी x प्लस वाई कर देते हो, तो ये x प्लस जो y है वो उनके उस समूह में क्या है भाई? कुल सिर की संख्या, कुल सिरों की संख्या। बोलो एग्री कर रहे हो इस बात से? फिर दूसरा पैर की संख्या, तो पैर की संख्या जोड़ो तो ये हो गया 4x प्लस 2y, और ये उनके उस समूह में कुल जानवरों के पैरों की संख्या, जिसमें 2 पैर वाले भी हैं और 4 पैर वाले भी हैं। ओके। अब एक डाटा और मुझे बताओ, आंखों की संख्या की भी अगर मैं चर्चा करूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2x प्लस वाई? बिल्कुल सर। अब अगर मैंने 2x प्लस वाई लिखा तो छोटी सी बात मेरे को यहां सूचित करो कि अगर सिर की संख्या देता है और आंखों की संख्या देता है और मुझे सिर की संख्या निकालनी है, तो सिर की संख्या का दुगुना हमेशा आंखों की संख्या होगी कि नहीं होगी? तो अगर आंखों की संख्या 140 देता है तो सिर की संख्या कितनी हो जाएगी? 70। और सिर की संख्या अगर 70 देता है तो आंखों की संख्या 140 हो जाएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द आपको सिर की संख्या और पैरों की संख्या देगा। पैरों की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए यही क्वेश्चन में डिफरेंस पैदा करेगी। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सिर और पैरों की संख्या देता है, लेकिन कई बार वो सिर की जगह आंख की संख्या देता है, तो आप जस्ट उसका आधा करके भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब मेरे को एक छोटी सी बात और बताओ, अगर मैं उन जानवरों की संख्या की भी बात करूं तो जानवरों की संख्या भी क्या होगी? सर x प्लस वाई। तो देखो ना, जानवरों की संख्या किसके बराबर होगी? सर सिर की संख्या के बराबर होगी, राइट। ये थोड़ा सा मैंने लिखा। तो अगर कहीं कहीं समूह में ये बोले कि भाई जानवरों में 4 पैर और 2 पैर वाले हैं, तो उनकी कुल संख्या बताओ, तो सर उनकी कुल संख्या x प्लस वाई होगी, सिरों की संख्या, और पैर की संख्या क्या होगी? 4x प्लस 2y होगी। ओके। अब देखो इसी सब चीजों से
हम लोग आगे कुछ टेक्निक यूज करते हैं। अगर आपको ऐसा देने के बाद आपसे समूह में पूछे कि सर समूह में 4 पैर वाले जीव कैसे होंगे, 4 पैर वाले जीव, उनको निकालने का तरीका बताता हूं, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। क्या करना है आपको, क्या करना है, 4 पैर वाले निकालने हो तो सर पैर की संख्या जितनी भी उस समूह में पैर की संख्या दे रखी है, आप जस्ट उस पूरी के पूरे समूह की पैर की संख्या का क्या कर देना, आधा कर देना, और आधा करके किस में से घटा देना, सिर की संख्या में से घटा देना। पैर की संख्या का आधा करके सिर की संख्या में से घटा देना। और अगर आप ऐसा करोगे तो करते ही आपके पास उस समूह के 4 पैर वाले जीव आ जाएंगे, राइट। फिर इसके बाद बोलेगा सर 2 पैर वाले बताओ। अरे भाई जब कुल सिरों की संख्या जितनी है उतने ही है, तो उसमें से एक 4 पैर वाले हैं तो दूसरे 2 पैर वाले, तो 2 पैर वाले अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप उनको इजीली कैसे टैकल करोगे, उसके लिए करेंगे सर सिर की संख्या, जो हमें सिर की संख्या दे रखी है उस सिर की संख्या में से किसको घटा देंगे सर, 4 पैर वालों को घटा देंगे। सिर की संख्या में से 4 पैर वालों को घटा देंगे तो 2 पैर वाले। 2 पैर वालों में दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं है, ठीक है। कैसे है, मान लो अगर आपने जैसे पैरों की संख्या सिर की संख्या दे दी तो आपने 4 पैर वाले निकाल लिए। अब 4 पैर वाले जितने भी जीव होंगे उतने ही उनके सिर होंगे, तो कुल सिरों की संख्या 2 पैर और 4 पैर वालों के बराबर होगी। उसमें से 4 पैर वालों का मान आ गया तो सिरों की संख्या बाकी बच गई, वो किसकी है, 2 पैर वालों की। कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसने लिखा, फिर मैं उसमें वापस आऊंगा। इसने बोला सर सिरों की संख्या कितनी है 48 और पैरों की संख्या कितनी है 140। एक बार मैं थोड़ा सा इक्वेशन से बताता हूं, फिर इसको ट्रिक से बताता हूं। सबसे पहले इसने बोला भाई पैरों की संख्या 140 है। आप याद करें कि हमने पैरों की संख्या कितनी बोली है इस समूह में, अगर ये 4 पैर और 2 पैर वाले हैं तो पैरों की संख्या 4x + 2y होगी। बिल्कुल सर, मैंने यहां समूह में ये मान लिया। देखो इसने क्या कहा कि कुछ के पास गाय है और कुछ के पास मुर्गी है। गाय किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 पैर वालों को, मुर्गी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 पैर वालों को। तो मैंने ये मान लिया कि इस समूह में गायों की संख्या x है और सर मुर्गी की संख्या कितनी है मेरे पास, यहां पर 2 पैर वाले हैं इसलिए y है। तो मुझे ये बता दीजिए कि उनके पैरों की संख्या यानी 4x + 2y, इसका मान कितना है 140। एक बार देख लीजिए ताकि मैंने वो जो टेक्निक बताई वो आपको दोबारा बता सकूं। और सिरों की संख्या यानी x + y, उसका मान कितना दे रखा है इसने, x + y, उसका मान कितना दे रखा है 48। अब एक बात बताओ, 4x + 2y का मान, ये क्या इसमें 2 कॉमन नहीं है क्या सर? बिल्कुल कॉमन है। तो इसको मैं दोबारा लिखूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, 2x + y बराबर कितना 70। बोले सर बिल्कुल लिख सकता हूं। इस तरह से ये एक नंबर समीकरण आ गई और ये कौन सी वाली आ गई मेरे पास, 2 नंबर समीकरण आ गई। बोलो अब क्या करना है सर, x और y 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, सोल्व कर दो। तो गुणांक बराबर करो, y के गुणांक बराबर है। अब दोनों को जोड़ोगे तो y जुड़ जाएगा, तो इसलिए घटाना पड़ेगा। तो घटाते ही चिन्ह चेंज हो जाता है, यहां भी माइनस हो गया, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। अब देखो y से y कैंसिल हो गया, 2x में से x जाएगा तो बच गया क्या, x, और इधर 70 में से 48 जाएगा तो बच गया कितना, 22 बच गया। x का मतलब 22 हो गया और x आपने क्या माना था सर, गाय मानी थी, इसलिए गायों की संख्या कितनी होगी, 22 होगी। अब गायों की संख्या 22 हो गई तो कुल समूह में जीव भी कितने हैं, 48 हैं। 48 हैं, जितने सिर होते हैं उतने ही तो जीव होते हैं, तो 48 जीव हो गए। तो मुझे बताओ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x + y बराबर 48 हो गया? बोले सर बिल्कुल। तो y का मान कितना आएगा, बोले सर 48 - x, और x का मान है 22 और 22 घटा दिया तो बच गया कितना, 26 है। तो यहाँ y का मान 26 आ गया और y हमने क्या माना था सर, उस समूह में मुर्गी मानी थी। तो इस समूह में मुर्गी की संख्या कितनी है, 26 है, और गाय की संख्या कितनी है ये। इसने बोला सर मुर्गी की संख्या बताओ, तो मुर्गी की संख्या 26 है, वो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप लेंथी भी बना सकते हो और इजी भी बना सकते हो। लेंथी ऐसे कि हम क्या करते, हम ये मान लेते कि 48 जीव है ना, 48 जीव हैं, तो 48 में से 26 हमने मुर्गी मान ली, तो बाकी 22 बच गई, क्या गाय बच गई। अगर 48, मैं एक ऑप्शन अप्रोच बताता हूं आपको, जो आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। ये 48 थी, 48 में से अगर मैंने एक 26 मान ली तो दूसरी कितनी होगी, 22 होगी। बोलो अब जो 26 मानी उन सबके 2 पैर हैं और जो 22 मानी उनके 4 पैर हैं, और इनके पैरों की संख्या का योग देख लो, अगर 140 आ रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो होता है ऑप्शन, लेकिन आप देखो सब में करना पड़ेगा ना, ठीक। दूसरा अप्रोच है एक्स वाई मान के, और तीसरी अप्रोच सबसे सिंपल। मैंने अभी अभी छोटी सी देर पहले आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि 4 पैर वाले निकालने हो तो पैरों की संख्या का आधा करके सिर की संख्या में से घटा दो। ये क्यों किया था, इसका रीजन सुनो।
आपके पास पैरों की संख्या थी 140, लेकिन आपने यूज कितना किया सर? 70 यूज किया। क्यों भाई? क्योंकि जस्ट आपने उसका आधा यूज किया। आधा क्यों यूज किया? क्योंकि दोनों में गुणांक क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। बोलो, तो 2 कॉमन है तो आपने जस्ट 70 किया। अब 70 करते ही आपने 70 में से 48 को घटाया, हटाते ही आपके पास आ गया। तो ये जो मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला नहीं है, वो XYZ के मान है कि पैरों की संख्या का जैसे ही आधा करके आपने सिर में से घटा दिया, 4 पैर वाले जीव आ गए थे आपके पास। बोलो, अब एक छोटी सी बात, यहां ये जो 2 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 है ना, ये 2 उनका क्या कहलाता है सर? रेशियो कहलाता है। रेशियो कैसे? अगर आपके पास 4 पैर और 2 पैर वाले हैं तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 2:1 का है, यानी दोनों में 2 कॉमन है तो ये। लेकिन कई बार आपके पास क्वेश्चन में 8 पैर और 4 पैर वाले देगा, तो यहां पर दोनों के बीच में कॉमन रेशियो क्या है? 4, तब यहां 4 लिखा जाएगा। अगर मान लो ऐसे दे दे 6 पैर और 3 पैर वाले, तो दोनों के बीच का कॉमन रेशियो 3 है, तब यहां 3 का भाग लगेगा। जब आपको ये 12 पैर और ये सर आपको यहां पर 6 पैर दे देगा, तो याद रखिएगा यहां पर कॉमन रेशियो 6 का होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इनके बीच में 4 पैर और 2 पैर वालों के बीच में पैरों का रेशियो 2:1 रहना चाहिए। तो मेरी बात आपको समझ में आई? अब 4 पैर वालों की संख्या निकालनी हो तो कैसे करोगे? देखो फटाफट बोलो। यहां पर इसने बोला मुर्गियों की, सबसे पहले बताओ गाय की संख्या कैसे निकालोगे? तो मैंने बोला पैरों की संख्या का आधा कर दो। सर पैर 140, 140 का आधा और सिर की संख्या में से घटा दो। यही तो करना है। देखो तो 140 का आधा कितना हो गया? 70, और 70 में से 48 घटा दिया, सर कितना आ गया? 26 आ गया। देखो बच्चों, आपने यही तो किया था। आपके पास था 140, लेकिन आपने यूज कितना किया? 70, और 70 का जैसे ही आधा किया, आधा करने के बाद आपने सीधा 48 में से घटाया, घटाते ही आंसर आ गया था कि नहीं आ गया था? यहां से 22, 26 नहीं 22। तो ये गाय की संख्या आ गई। अब इसने बोला भाई मुर्गी कितनी होंगी? तो मुर्गी 2 पैर वाली है, तो कुल जीव कितने हैं? 48 है, और 48 में से आपने 22 घटा दिया, तो मुर्गी कितनी बच गई? 26 बच गई। मुर्गियों की संख्या 26 बच गई। आप देख सकते हो यहां पर, यही आपने यहां पर लिखा है। तो मैं कहता हूं कि आप जब एग्जाम में करने जाएं तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लें। ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत इजी रहेगा, लेकिन XY का भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन दिया आपने, जो दिया उसको संख्या को मान लो, बाकी बच गया वो कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से गुणा करके कुल पैर लियो। दूसरा तरीका XYZ, और तीसरा तरीका आप सीधा सा यूज कर सकते हो। राइट है? चलिए, तो आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन को करो। कहा पैरों की संख्या 340 है, आंखों की संख्या 120 है। अब एक बात बताओ, अगर आंखों की संख्या 120 है, मुझे एक छोटी सी बात बताओ। उसने बोला सर आंख की संख्या या आंखों की संख्या 240 है, लेकिन हम तो क्वेश्चन में सिर की संख्या यूज करते हैं। तो आंखों की संख्या अगर 240 है तो सिर की संख्या कितनी हो गई क्वेश्चन में? सर 120 हो गई। बोलिए, बता चुका हूं ये बात। और पैर की संख्या कितनी है? पैर की संख्या कितनी है? पैर की संख्या उसने दे रखी है मुझे 340 दे रखी है। अब बोला कितने जानवर हैं? तो सर जानवर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 4 पैर वालों को। देखो यहां मजदूर है मतलब 2 पैर वाले, और जानवर है मतलब 4 पैर वाले। तो आपको तो सीधा सीधा 4 पैर वाला पूछा उसने। तो जानवर की संख्या कैसे निकालोगे? याद करो 4 पैर वाले कैसे निकालते थे? पैरों की संख्या का जस्ट आधा, और आधा करके किस में से घटाते थे? सिर की संख्या। 240 में से ना घटा दीजिएगा, 120 में से घटेगा। तो देखो 340 का आधा 170, और 170 में से 120 घटा दिया, तो बताइए कितना बच गया? 50 बच गया। जहां भी 50 होगा वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन करो। एक किसान के पास कुछ गाय और मुर्गी हैं, वही 4 पैर और 2 पैर वाले। अब उसने कहा गाय और मुर्गी किस अनुपात में? सबसे पहले ये बताओ कि गाय कितनी होंगी। अब मैं सीधा लिख सकता हूं ना गाय। तो देखो टांगों की संख्या यानी पैरों की संख्या 100 थी, तो 100 का जस्ट आधा करो, और आधा करके 38 में से घटा दो। तो 100 का आधा हो गया 50, और 50 में से 38 घटा दिया, सर बच गया कितना? 12। ओके, तो गायों की संख्या 12 हो गई। अब मुर्गी की संख्या कितनी होगी? मुझे ये भी बता दो। सर मुर्गी की संख्या टोटल थे 38, और 38 में से 12 ये घटा दिए, तो बच गए कितने? 26 बच गए। अब इसने किसका रेशियो पूछा है? गाय का नाम पहले है और मुर्गी का बाद में है। तो गाय का नाम पहले है, तो गाय अनुपात मुर्गी पूछा है। मैंने हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके यहां पर आपको अलग अलग समझाया कि आंखों की संख्या दे दे, अनुपात पूछ लीजिए। अब गाय की संख्या कितनी आई थी? मेरे पास 12 आई थी,
मुर्गी की संख्या कितनी आई थी? 26 आई थी। अब अनुपात में सोल्व करो, 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा और 2 से काटोगे तो 13 आ जाएगा। तो अनुपात आ गया 6:13। 6 अनुपात जिसमें भी दे रखा है ये देखो। अब ये देखो चौथा ऑप्शन देखो, अगर आपने जल्दबाजी में ध्यान न करके गाय मुर्गी की जगह पहले मुर्गी और गाय लिख दिया तो आपका आंसर ये आ जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। उसने पहले गाय का फिर मुर्गी का पूछा है, पहले गाय का पूछा है और फिर मुर्गी का पूछा है, इसलिए आपको पहले गाय का लिखना है और फिर किसका लिखना है? मुर्गी का लिखना है। तो आपको ये 4 पैर वाले आ गए। अब इसमें देखो कुछ एडवांस क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को भी समझो। कहा बराबर संख्या में गाय और गवालों के एक समूह में, यानी बराबर संख्या का मतलब हो गया कि यहां इस समूह में आपके पास गाय की संख्या भी अगर x है तो गवालों की संख्या भी कितनी होगी? x ही होगी, राइट। अब कह रहा है इसके एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के 4 गुणे से क्या थी? 28 कम। एक समीकरण बना रखी है इसने। समीकरण क्या बना रखी है इसने? इसने समीकरण ऐसी बना रखी है कि भाई पैरों की जो संख्या है, यहां लिख देता हूं कि पैरों की जो संख्या है, पैर की जो संख्या है वो सिर की संख्या के, सिर की संख्या के 4 गुणे से, तो पैरों की जो संख्या है वो सिर की संख्या के 4 गुणे से 28 कम है। तो ये 28 कम है, यानी इसमें से अगर मैं 28 घटा दूंगा तो मेरे पास पैरों की संख्या आ जाएगी क्या? वापस देखो, इसने बोला पैरों की जो संख्या है वो सिर की संख्या के 4 गुणे से 28 कम। तो इसके संख्या के 4 गुणे से 28 कम है कौन? पैरों की संख्या। या 28 इधर कम ना करके इसमें जोड़ दोगे तो 4 गुना सिर की संख्या आ जाएगी। बात एक ही है। इधर करोगे तो -28 करना पड़ेगा, इधर करोगे तो प्लस कर। अब मेरा क्वेश्चन ये, पैर की संख्या किसके पैर? बोला सर गाय और गवालों के। सिर किसके? गाय और गवालों के। तो पहली बात मुझे ये बता दो कि इनके सिर कितने होंगे, इनके पैर कितने होंगे, और उन्हीं के बीच में एक इक्वेशन बनाई हुई है। तो जैसे इसने दिया वैसा वैसा कर दो। सिर कितने होंगे सर? इसके भी x सिर और इसके भी x। तो इस समूह में सिर कितने होंगे सर? 2x होंगे। अरे भाई ये भी x और ये भी x है तो 2x होंगे। पैर देखो, इसके कितने पैर होंगे सर? 4 पैर होंगे तो 4x हो गए और इसके 2x हो गए। तो यहां पैरों की संख्या कितनी होगी? 6x होगी। अब देखो पैरों की संख्या तो मतलब 6x, सिर की संख्या 2x और इसमें से कितना घटाना है? 28 घटाना है। बस यही सोल्व करना है आपको। अब सोल्व करो आगे। क्या लिखोगे सर? 6x बराबर 8x माइनस में कितना? 28। अब x इधर आ जाएगा तो 8x है वो इधर आ जाएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा और 6x प्लस का था तो माइनस का बच गया 2x और उधर माइनस का बच गया 28। माइनस से माइनस गया और 2 से 28 काटोगे तो 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। और x की वैल्यू 14 आ गई तो आपने x माना क्या था? x हमने गाय माना था, तो गाय की संख्या भी 14 है और गवालों की संख्या भी कितनी है? 14 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो गवालों की संख्या कितनी है? गवालों की संख्या 14 है, जिसमें भी दे रखा है वही अपना आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट आओ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है अपने कंपटीशन में। देखो करता क्या है, कुछ संख्या में घोड़े और उसी संख्या में, देखो कुछ संख्या में घोड़े और उसी संख्या में लोग, तो घोड़े और लोग, तो यहां पर एक तथ्य जो बनेगा वो घोड़ों का बनेगा, घोड़े, और दूसरे में बनेगा वो लोग की। तो कुछ संख्या में घोड़े और उसी में, तो घोड़ों की संख्या भी x और लोगों की संख्या भी x, ये बात ठीक। अब कह रहा है मालिकों में आधे घोड़ों पर सवार थे जबकि शेष अपने घोड़ों के साथ क्या जा रहे थे? पैदल जा रहे थे। तो घोड़ों के साथ पैदल जा रहे थे और आधे सवार थे और आधे पैदल जा रहे थे। तो मुझे यह बताओ कि यहां पर पैदल कौन कौन जा रहे थे? सर पैदल x तो घोड़े जा रहे थे और मालिक कितने जा रहे थे? आधे मालिक पैदल जा रहे थे। देखो मालिकों में आधे घोड़ों पर सवार थे जबकि शेष अपने घोड़ों के साथ क्या जा रहे थे? पैदल। तो पैदल कौन कौन चल रहा था? सर घोड़े तो पैदल चल ही रहे थे, लेकिन मालिक पूरे पैदल नहीं चल रहे थे। कितने पैदल चल रहे थे? आधे पैदल चल रहे थे। तो पैदल जा रहे थे वो, कुल तो मालिक लोग x थे, लेकिन पैदल कितने जा रहे थे? x का आधा, यानी x/2 पैदल है। यदि पैदल चलने वाले पैरों की संख्या, अब भाई पैदल चलने वाले
पैरों की संख्या की बात करता है और ये पैदल चलने वाले पैरों की संख्या कितनी देता है? 80। अब मुझे बताओ ये पैरों की संख्या किसकी है, किनकी है ये पैरों की संख्या? सर ये पैरों की संख्या सीधी सी बात और किसी की नहीं है, घोड़े की है और लोगों की। तो अगर ये पैदल जा रहे थे तो इनके पैर कितने थे? घोड़े x थे तो इनके पैरों की संख्या 4x होगी। अब लोग बचे, एक लोग के कितने पैर होते हैं, यानी मनुष्यों के कितने पैर होते हैं, मालिकों के कितने पैर होते हैं? सर 2 पैर होते हैं। तो एक के 2 होते हैं तो आधों के कितने हो गए? सर ये तो थे कुल लोग जो पैदल जा रहे थे और एक के 2 होते हैं तो इतने आगे कितने हो गए? 2। अब 2 से इसको काट दो, 2 से ये कट गया तो यहां कितना आ गया? x आ गया। तो मुझे बताओ पैदल कितने लोग जा रहे थे? पैदल जो पैर जा रहे थे वो कितने पैर थे? सर घोड़ों के 4x और मालिकों में आधे मालिक पैदल जा रहे थे तो आधे यानी x/2 और हर एक मालिक के 2 पैर होते हैं तो आधों के कितने हो गए? x हो गए। तो यहां पैरों की संख्या कितनी होगी? 5। बस यही क्वेश्चन था, हमेशा याद रखना, ये समझना, अगर आधे ऊपर जा रहे हैं और आधे नीचे जा रहे हैं तो पैरों की संख्या, घोड़ों की संख्या 4x और मालिकों की है। जैसे ये देखो, मैंने कहा मान लो कुल मालिक 10 हैं, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देता हूं। मालिक 10 हैं लेकिन मैंने कहा कि पैदल सिर्फ आधे ही जा रहे हैं, आधे ही जा रहे हैं तो इसका मतलब 5 जा रहे हैं। तो मेरे को बताओ इनके पैरों की संख्या कितनी होगी? तो आप क्या कहोगे? सर 5 का 2 गुना 10। तो देखो ये जो 10 थे वो 10 अलग मालिक थे और ये पैरों की संख्या 10 है। कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि अगर यहां मालिक 10 हैं तो इनके पैरों की संख्या 20 होगी। यहां पर पैर जो होंगे वो 20 होंगे लेकिन वो, और यहां पे पैर है वो 10 हैं, तो अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें। यहां कंफ्यूज मत होना। उसने बोला 10 मालिक अगर हैं तो आधे पैदल जा रहे हैं तो 5 पैदल जा रहे हैं तो 5 घोड़ों पर सवार हैं तो 5 अगर जा रहे हैं तो उनके पैरों की संख्या, तो आधे जा रहे थे उनके पैरों की संख्या 2 से गुणा किया x ही है। और ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आपके सामने आएगी पैरों की संख्या तो ये हमेशा याद रखना 5x का मल्टीपल आएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद भी रखिएगा कि 5x का। अब देखो मैंने अलग अलग कॉम्पिटिशन में ऑब्जर्व किया, कभी यहां 80 दे दिया, कभी यहां 75 दे दिया, कभी यहां 90 दे दिया, कभी यहां 120 दे दिया। जो भी मान देगा वो किसके बराबर होगा? 5x के। ठीक है, और 5x का मान 80 है तो x का मान कितना हो जाएगा भाई? x 80/5 और 80/5 कितना होता है? 16। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो बोला घोड़ों की संख्या कितनी है? घोड़ों की संख्या भी 16 है और मालिकों की संख्या कितनी है? मालिकों की संख्या भी, यानी घोड़े भी कितने जा रहे थे? 16 जा रहे थे। मालिकों की संख्या भी कितनी है? 16 है। अब कोई चाहता है कि इसको क्रॉस चेक करना, तो देखो मैं क्रॉस चेक करवाता हूं। अगर 16 मालिक थे, 16 घोड़े थे तो 16 घोड़ों के, एक घोड़े के 4 पैर थे तो 16 के कितने हो गए? सर 64 पैर हो गए। बोलो सर बिल्कुल हो गए। अब मालिक 16 थे लेकिन उसमें से आधे ही पैदल जा रहे थे तो आधे कितने हो गए? 8 और हर एक के कितने थे? 2 पैर थे तो 8 दूनी 16 ये हो गए। और इसी तरह से पैदल चलने वाले पैरों की संख्या कितनी होगी? 80 हो गई। तो आप है ना ऑप्शन से भी करने की आदत डालो, जो मैथ्स वाले हैं, जो ये है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाले ही करना जानो, आप सभी लोग कर सकते हो इस चीजों को। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहता है ऊंचाई या गहराई पर चढ़ना या उतरना। मोस्ट ऑफ द यहां पर क्वेश्चन में आपको कहेगा एक बंदर है और जो बंदर होता है वो कभी तो ऊपर चढ़ेगा, लेकिन यहां क्वेश्चन क्या होता है कि वो ऊपर भी चढ़ेगा और वो नीचे भी आएगा। अगर वो कंटिन्यू ऊपर चढ़ता जाए, जैसे मान लो एक दिन में वो 1 मीटर ऊपर चढ़ता है, दूसरे दिन दोबारा 1 मीटर चढ़ता है, तीसरे दिन तो इस तरह से वो 3 मीटर कितने दिन में चढ़ जाएगा? 3 दिन में चढ़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वो 1 मीटर चढ़ता है लेकिन आधा मीटर फिसल जाता है, फिर बताओ वो 3 मीटर कब चढ़ेगा वहां से? तो यहां पर क्या होता है, बंदर के साथ या जो भी आपको देगा उसमें तिलचट्टा भी बोल सकता है बंदर, एक ऊपर चढ़ेगा और एक नीचे। अब यहां ऊपर चढ़ना और नीचे चढ़ने में 2 तरह से आता है। या तो ये आता है कि समान दिन में, यानी सेम डे में, मतलब एक दिन में 6 मीटर ऊपर गया, 3 मीटर नीचे आ गया, तो सेम डे में काम है। और या फिर क्या होगा, 2 कर्मागत अलग अलग दिनों में, 2 कर्मागत दिन में। 2 कर्मागत का मतलब पहले एक दिन 10 मीटर चढ़ गया, दूसरे दिन 3 मीटर फिसल गया। या तो ये हो सकता है, या पहले ही एक दिन 10 मीटर चढ़ गया और 3 मीटर फिसल गया, तो सेम डे और डिफरेंट डे, वैसे वैसे आता है। राइट तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कॉन्सेप्ट बताता हूं, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पढ़िए। एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है तथा 4 मीटर क्या करता है? फिसल जाता है। तो बताइए वह कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ेगा?
ओके। अब देखो मैं एक काम करता हूं, मैं 20 मीटर की एक रोड बना लेता हूं ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये 0 मीटर है, यहां से ये 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। बोलिए, बिल्कुल आराम से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब एक बार है ना, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान रखें आप कि मैं क्या कर रहा हूं। उसने क्या बोला, बंदर एक दिन में, सेम डे में, यानी एक ही दिन की उसकी कहानी क्या है कि एक दिन में 6 मीटर पहले ऊपर जाता है और फिर 4 मीटर उसी दिन में नीचे आता है। अब यहां क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से समझ लो, 6 मीटर ऊपर जा रहा है और 4 मीटर फिसल रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट कुछ तो ऊपर जा रहा होगा। अगर ये ऐसे कहता कि 4 मीटर ऊपर जा रहा है और 6 मीटर नीचे जा रहा है, तो बताओ कब ऊपर चढ़ेगा? सारे का जवाब आएगा सर कभी नहीं है, नीचे ही गोरी खोद तो रहेगा, कभी ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से रिजल्टेंट जो ऊपर जाने वाला डाटा है वो हमेशा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए नीचे जाने वाले डाटा से, इसी से ही वो ऊपर जा पाएगा, अन्यथा वो कभी ऊपर नहीं जा पाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या करा, एक दिन में 6 मीटर चढ़ेगा, तो यहां से था, सबसे पहले यहां चढ़ेगा, 6 मीटर हो गया, यहां तक चढ़ के आ गया। इसके बाद क्या करेगा, 4 मीटर फिसल जाएगा, तो 4 मीटर फिसल गया तो यहां पर आ गया। तो मुझे बताओ पहले दिन वो कितने मीटर की दूरी चढ़ जाएगा? 2 मीटर की दूरी। एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, सारों में एक साथ लगा दूंगा। दूसरा, यहां से चले, 2 से चले, दोबारा 8 तक पहुंच जाएगा, लेकिन फिर 4 मीटर फिसल जाएगा, तो दूसरे दिन वो कितना मीटर पे होगा? 2 मीटर पे। फिर 4 से 10 और 10 से फिर ये आ गया, तो बताइए कि तीसरे दिन कितना? 6 मीटर। चौथे दिन कितना? 12 और 8 मीटर। पांचवें दिन देखो यहां से 14 और 10। छठे दिन देखो 16 और 12। सातवें दिन देखो 18 और 14। अब बात सुनना मेरी, ढंग से बस यहीं से सुना। 14 मीटर चढ़ गया 7 दिन में। अब 8वें दिन क्या करेगा? पहले 6 मीटर चढ़ेगा, पहले 6 मीटर चढ़ेगा और फिर इसके बाद 4 मीटर फिसल जाएगा, तो 16 पर आ जाएगा क्या? नहीं। बस सबको समझ में आ गया होगा। 14 मीटर तक की कहानी तो सबको समझ में आ गई, यानी यहां तक की जो कहानी है वो तो सबको समझ में आ गई कि यहां ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। लेकिन ये जो अंतिम के 6 मीटर हैं, ये जो अंतिम के 6 मीटर हैं, वो जो 6 मीटर हैं उसमें वो गिरेगा नहीं, वो सिर्फ क्या करेगा? चढ़ेगा। और चढ़ेगा तो यहां कितने दिन में वो चढ़ाई ऊपर कर लेगा? 8वें दिन में कर लेगा। बोलो बात समझ में आई मेरी? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं सर, यहां पर वो जो चढ़ाई करता है वो 2 तरीके से करता है। एक चढ़ाई वो जो गिरते पड़ते होती है, एक अंतिम वो चढ़ाई जो सीधा वो चढ़ जाता है। तो देखो इसी बात को हम समझते हैं। उसने बोला कितने मीटर का खंबा है भाई? 20 मीटर का खंबा है। इस 20 मीटर में वो क्या करता है आपको पता है? पहले दिन वो 6 मीटर चढ़ता है, तो ये वो चढ़ाई है जो अंतिम में वो सीधा चढ़ेगा। तो यहां पर एक चढ़ाई 6 मीटर की आएगी और एक चढ़ाई 14 मीटर की आएगी, ये अंतिम वाला घटा। और ये जो 6 मीटर की चढ़ाई है वो कितने दिन में पूरी करेगा? अंतिम एक दिन में पूरी करेगा। लेकिन ये जो 14 मीटर की चढ़ाई है, ये चढ़ाई कैसे पूरी करेगा? ये तो वो है जो डायरेक्ट चढ़ेगा, और ये वो वाली चढ़ाई है जहां पर वो चढ़ेगा भी और गिरेगा भी। तो मुझे बताओ कि एक दिन के अंदर वो कितना चढ़ता है? सर 6 मीटर ऊपर गया और 4 मीटर नीचे गया, तो मुझे ये बताइए सर कि एक दिन के अंदर वो कितना मीटर ऊपर गया? 2 मीटर ऊपर गया। और अगर एक दिन के अंदर 2 मीटर गया तो 14 मीटर के लिए कितना टाइम लेगा? 14 के लिए 7 दिन लेगा या नहीं लेगा? तो देखो यहां से हमारे पास 2 तरह से चढ़ाई निकल के आएगी। 20 मीटर की जो चढ़ाई थी उसमें अंतिम 6 मीटर की चढ़ाई वो एक दिन में चढ़ गया, बच गई कितनी? 14 मीटर। एक दिन में 2 मीटर चढ़ता है तो 14 मीटर कितने दिन में? 7 दिन में। और इसी तरह से वो पूरे 20 मीटर की जो चढ़ाई है वो कितने दिन में पूरी कर लेगा? 8 दिन में पूरी कर लेगा। तो जहां भी मेरा 8 होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। कॉन्सेप्ट समझा दिया, अंतिम वाली है और तरीका भी बता दिया, इजी है। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को फटाफट करके बताओ कैसे करोगे। 40 मीटर दे रखा है, 10 मीटर चढ़ेगा, चढ़ेगा ना 10 मीटर, तो 10 मीटर चढ़ने में अंतिम एक दिन लेगा, तो बच गई कितनी? 30 मीटर।
अब एक दिन में कितना जाता है, एक दिन में 4 मीटर ऊपर जाता है, 10 मीटर ऊपर जाता है, 4 मीटर फिसल जाता है, तो एक दिन में 6 मीटर जाता है, तो 30 मीटर जाने में कितने दिन लगेंगे, 5 और एक अंतिम वो, तो 5 और एक आंसर कितना हो गया, 6। मैंने क्या किया, मैं लिखता हूं, टोटल थी 40 मीटर की जर्नी। इस 40 मीटर की जर्नी को 2 भागों में बांट दो। सबसे पहले 10 मीटर की जर्नी एक करेगा जो अंतिम एक दिन में चढ़ेगा वो, और इसके अलावा 30 मीटर की जो जर्नी है वो कैसे चढ़ेगा, वो सर गिरते पड़ते चढ़ेगा। अब गिरते पड़ते एक दिन में वो कितना चढ़ता है सर, 10 मीटर ऊपर जाता है, 4 मीटर नीचे आता है। इसका मतलब वो एक दिन के अंदर यहां पर 6 मीटर ऊपर जाता है, और 6 मीटर ऊपर जाता है तो 30 मीटर के लिए कितने दिन ले लेगा सर, 5 दिन ले लेगा। तो 5 दिन और एक 6 दिन, तो इस तरह से वो कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा, 6 दिन में ऊपर चढ़ जाएगा। देखो फॉर्मूला आता है वास्तविक ऊंचाई, ये आपको उससे झंझट में नहीं फंसना है, आपको सीधा कॉन्सेप्ट समझना है बस ये। अब देखो ये क्वेश्चन फटाफट करके बताओ, देखते हैं कि इसका कितना का आंसर सही आता है। आप वीडियो पॉज करें और सॉल्व करके बताएं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम के अंदर। कितने समय में एक बंदर 60 मीटर लंबे या 60 फुट है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, 60 फुट लंबे या फुट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मिस हो गया शायद, 60 फुट लंबे पेड़ की चोटी को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फुट उछलता है और तुरंत 2 फुट गिर जाता है। बड़ा सिंपल सा है, 60 फीट ही तो चढ़ाना है। 60 फीट में मुझे एक बात बताओ, 3 फुट तो वो सीधा चढ़ेगा, अरे भाई 3 फुट तो वो सीधा चढ़ेगा, उछलेगा, और बाकी बच गया कितना, 57 फुट। 3 फुट को चढ़ने में कितना टाइम लेगा, 1 सेकंड लेगा, और 57 फुट ये वो वाला है जो सीधा चढ़ेगा, और ये वो वाला है जो सीधा चढ़ेगा भी और गिरेगा भी। तो इस 57 फुट की कहानी समझो, वो 1 सेकंड में क्या करता है, वो 1 सेकंड में 3 फुट ऊपर जाता है, 2 फुट नीचे आता है। इसका मतलब वो 1 सेकंड में 1 फुट ऊपर जाता है, और अगर 1 सेकंड में 1 फुट ऊपर जाता है तो 57 फुट ऊपर जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 57 सेकंड लगेंगे। तो 57 सेकंड में 57 फुट गया, और 58वीं सेकंड में क्या होगा, वो 3 फुट ऊपर जाएगा, और 3 फुट ऊपर जाते ही उसका 60 फुट की जो उसके आपकी जो दूरी थी वो कितने समय में पूरी कर लेगा, 58 सेकंड में पूरी कर लेगा। वैसे भी समझ लो, 3 फुट घटा दो, 60 में से 3 फुट घटाओ, 57, इसको 1-1 सेकंड में पूरी करेगा तो 57 सेकंड, और अंतिम एक वो, तो 57 और 1 कितना हो जाएगा, 58 सेकंड हो जाएगा। ओके चलिए, अब ये क्वेश्चन करो, वीडियो पॉज करके सोचिए क्या दिया हुआ है। देखो, एक 60 मीटर गहरा कुआं है, उसमें एक बंदर गिर पड़ा। बंदर एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है और अगले दिन 3 मीटर फिसल जाता है। तो बताओ वह कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ेगा। सीधी सी बात, तरीका सुन लो एक बार पहले। इसका मामला क्या है, इसमें यह मामला है कि पहला एक दिन वो क्या करता है सर, 10 मीटर ऊपर जाता है, फिर अगले दिन, इस बार डे चेंज है, वहां सेम डे था या डिफरेंट डे, फिर अगले एक दिन में क्या कहानी होगी, अगला एक दिन दोबारा आया, वो 3 मीटर फिसल जाता है। वैसे मैं सोच रहा सर अगले दिन दोबारा चढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, वो एक दिन 7 मीटर चढ़ता है, 10 मीटर चढ़ता है, फिर अगले दिन 3 मीटर फिसल जाता है। इसका मतलब कहानी क्या समझ में आई, इसका मतलब कहानी ये समझ में आई कि 2 दिन की उसकी जर्नी में वो कितना मीटर चढ़ जाएगा, 7 मीटर चढ़ जाएगा। अब हमें कितना मीटर चढ़ाना है उसको, 60 मीटर। ये पता है 7 मीटर कैसे आया होगा, पहले दिन 10 मीटर, फिर दूसरे दिन 3 मीटर फिसल गया, तो 2 दिन में 7, फिर अगले 2 दिन में दोबारा क्या होगा, दोबारा 7 मीटर चढ़ेगा, अगले 2 दिन में दोबारा 7। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि 60 मीटर में से 10 मीटर को घटा दो, क्योंकि ये वो है जो अंतिम में चढ़ेगा, तो बच गया कितना, 50 मीटर पड़ गया। तो आपको इसको 50 मीटर के आसपास लेके जाओ, कभी गलत नहीं होगा, इसलिए तरीका बताओ। इसको 50 मीटर के आसपास लेके जाओ। अब 7 को 50 मीटर के आसपास लेके जाओगे तो 7 से गुणा करोगे, तो इसको भी किससे गुणा करोगे आप, 7 से गुणा करोगे। अब 7 से इसको गुणा करोगे तो ये बन गया 49 मीटर, और ये बन गया कितना, 14 दिन। कितना दिन बन गया, 14 दिन बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 14 दिन में कितना मीटर जाएगा, 49 मीटर जाएगा। अब बताओ 15वें दिन की कहानी क्या होगी। 14 दिन में 49 मीटर आ गया, पहले चढ़ गया फिर गिर गया, तो सम डे में गिर रहा है। तो 15वें दिन क्या होगा साहब, 59 मीटर पहुंच जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये मैंने इसलिए किया, मैं चाहता था इसको 8 से भी गुणा कर सकता, लेकिन कई बार क्या होगा क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आपको मैंने सीधा सा तरीका बता दिया कि जो पहले ऊपर चढ़ता है वो इसमें से घटा दो,
और उसके बाद में उसके आसपास पहुंच जाओ, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको एक स्टेप जरूर आगे जाना पड़ सकता है कई बार, लेकिन गलत नहीं होगा। अब देखो पहले 15वें दिन क्या हुआ, 59 मीटर चढ़ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 मीटर चढ़ना है तो 15वें दिन है तो 16वें दिन चढ़ जाएगा, नहीं। 16वें दिन की कहानी क्या होगी सर, अगले दिन चढ़ता नहीं है, अगले दिन उतरता है। तो 3 मीटर उतर गया तो कितने मीटर बच गया, 56 मीटर बच गया। बोलो बात समझ में आ रही? तो 16वें दिन कितना मीटर चढ़ गया, 56 मीटर चढ़ गया। अब बताओ 17वें दिन क्या होगा सर, 17वें दिन अगर 17वां दिन पूरा लगता है तो वो 10 मीटर ऊपर जाएगा, और 10 मीटर ऊपर जाने का मतलब कितना हो जाएगा, 66 मीटर। तो अगर इस क्वेश्चन में 60 की जगह अगर हमें डाटा देता कितने मीटर का, 66 मीटर का, अगर वो क्वेश्चन में कहता कि 66 मीटर चढ़ना है, तब मेरा ऑप्शन कितना होता बच्चों, 17 दिन होता। 66 मीटर अगर चढ़ना है तो कितना ऑप्शन होता, 17 मीटर का होता, 17 दिन का होता। लेकिन उसने तो 66 मीटर बोला ही नहीं है, और जब 66 मीटर नहीं बोला तो 17 दिन भी मेरा आंसर नहीं आएगा। समझ में आई? यानी आंसर कम आएगा। अब देखो अगर 17वां दिन पूरा लगता तो 66 है, लेकिन पूरा दिन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो चढ़ना है 60 मीटर। तो इसका मतलब कितना मीटर कम रह गया, 4 मीटर कम रह गया। और 4 मीटर कम रह गया तो यहां भी पूरा एक दिन नहीं लगेगा। अब देखो ये दिनों में क्या मामला है सर, 10 मीटर जब वो चढ़ता है तो उसमें कितना दिन लेता है सर, 1 दिन लेता है। इसका मतलब 1 मीटर कितने समय में चढ़ता है, 1/10 दिन में चढ़ता है। तो मेरे को बताओ 4 मीटर ही तो बचा है भाई, 56 चढ़ गया, अपने को 60 चढ़ाना है, तो 4 मीटर चढ़ा, इसका मतलब पूरा दिन नहीं लगेगा। हम जैसे घर पे मजदूर रखते हैं, तो अगर पूरे दिन का काम होता है तो पूरे दिन की दिहाड़ी देते हैं, लेकिन हमारा काम है 2 घंटे का, तो हम 2 घंटे के हिसाब से भी तो दिहाड़ी देते हैं ना, वो वाला काम है। तो 4 मीटर चढ़ने में कितना समय लेगा सर, 4 मीटर में लेगा 1/10 गुणा में 4, यानी इसको लिखा जाएगा 2/5 दिन। पूरा दिन नहीं लगेगा, उस दिन का कुछ हिस्सा लगेगा, 2/5। तो ये 4 मीटर चढ़ने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, 2/5 दिन। तो इस तरह से वो 60 मीटर जो है वो चढ़ जाएगा कितने टाइम में, 16 सही 2/5 दिन में, 16 सही 2/5 दिन में। तो जहां भी आपका 16 सही 2/5 दिन दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कहानी क्या समझ में आई, कैसे वो चढ़ता है? आपको क्या करना है, जो ऊपर चढ़ने वाला है उस डाटा को उससे घटा दो, उसके बाद उसके नियर बाय जाओ और आराम से उसको समझो। अगर पूरा चढ़ने के लिए बोलता, जैसे इस क्वेश्चन में 60 की जगह 66 दिया होता तो मेरा आंसर 17 होता, लेकिन अब आंसर 16 से ज्यादा होगा, 17 से कम होगा, तो वो कितना होगा, क्योंकि पूरा दिन नहीं लगा, दिन का कितना हिस्सा लगा है। ये जो 4 मीटर है, ये 4 मीटर दिन का हिस्सा निकालने के लिए यूज किया है मैंने, दिन का हिस्सा, कि कितना हिस्सा उसने यूज किया है, उसके लिए यूज किया। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब आता है ये वाला टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन की नजरिए से आवर्ती आधारित। ये आवर्ती आधारित का मतलब क्या है? आवर्ती का मतलब होता है बच्चों, सीधी सी बात है, किसी भी चीज का क्या होना, दोहराव होना। और दोहराव जब भी होता है तो वो एक निश्चित अंतराल में दोहराव होता है, एक निश्चित अंतराल में दोहराव होता है। और जो निश्चित अंतराल में दोहराव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं, राइट। अब यहां देखो इसको, इसके क्वेश्चंस कैसे हैं। जैसे मान लो घड़ी है, अपने बचपन में घड़ी रखते, अपने घर में घड़ी लेके आते थे, जैसे 5 बजे, तो 5 बजे तो वो बोलती कैसे थी, 5 बजे तो टन 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 टन। कितनी बार किया, 5 बार किया। अब जब 5 बार टन किया तो हर बार जब टन टन करती है तो बीच में टाइम भी लगता है, तो ये जो 5 बार जो टन किया इसमें कितना टाइम लगा, उस हिसाब से क्वेश्चन देगा। आप जैसे किसी से तीर कमान छोड़ते हो तो टाइम कब लगता है, तीर कमान छोड़ते हुए या एक बार तीर कमान छोड़ने के बाद दोबारा। तो एक काम घटने के बाद जब दूसरा काम स्टार्ट होता है उसके बीच का जो गैप होता है ना, उसी को हम आवर्ती आधारित में पढ़ते हैं। यहां से बंदूक से गोली फायर करना, यहां घड़ी का बार बार रिंग करना, या ट्रैफिक सिग्नल पे आप खड़े हो, ये वो सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपकी क्लासेस लगती हैं तो एक क्लास लगने के बाद दूसरी क्लास लगती है, उसके बीच में 5 मिनट का गैप मिलता है आपको, तो वो जो गैप है वही की अपन चर्चा कर रहे हैं कि वो गैप किस तरह से जनरेट होते हैं, किस तरह से बैलेंस होते हैं। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, 11 बार गोली छोड़ने में 60 सेकंड का समय लगता है। मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं एक बार। मान लो मैंने यहां से बोला कि ये घड़ी है और इसको 11 बार गोली छोड़ी, बंदूक से गोली छोड़ दीजिए या फिर, है ना, देखो तो यहां से बोला 11 बार है, तो 11 बार में देखो ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं बार, राइट। देखो तो इस तरह से 11 बार बोल दिया उसने,
अब 11 बार बोलने के बाद कह रहा है कि 11 बार गोली छोड़ने में 60 सेकंड लगे। मुझे एक छोटी सी एक बात बताओ, ये 11 बार जब उसने गोली छोड़ी तो 60 सेकंड उसको लगे, तो मुझे बताओ पहली बार गोली छोड़ने में कितना समय लगा उसको? सर कुछ भी समय नहीं लगा, 0 सेकंड लगा, क्योंकि काउंटडाउन तो तभी तो स्टार्ट हुआ जब पहली बार गोली छोड़ी, तब टाइम नहीं लगा। टाइम लगा पहली बार गोली छोड़ने के बाद लोड और अनलोड के बीच में। तो एक्चुअल में उसको 11 बार गोली छोड़ने में टाइम नहीं लगा, टाइम लगा उसको यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंतरालों में टाइम लगा, और 10 अंतरालों में 60 सेकंड लगे, तो एक अंतराल में कितने सेकंड लगे? 6। तो हर अंतराल में 6 सेकंड लगे। बोलो सर, एग्री कर रहे हो इस बात से? बोले सर बिल्कुल, 6 सेकंड हर अंतराल में उसको लगे। अब जब 6 सेकंड हर अंतराल में लगे तो इसी तरह से उसको 60 सेकंड का कंज्यूमशन हुआ, राइट। अब कह रहा है बताओ 8 बार गोली छोड़ने में कितना लगा? तो 8 बार जब गोली छोड़ी होगी तो वो यहां पर रहा होगा, 8वीं बार ये गोली छोड़ी, तो जब 8 बार गोली छोड़ी तो कितना समय लगा होगा? यहां पहली बार से दूसरी बार के बीच में 1 2 3 4 5 6 और 1 7 बार लगा, 7 गैप आए और एक गैप में 6, तो 7 में कितने? 42। तो यहां पर कितने सेकंड उसके कंजप्ट हुए? 42 सेकंड कंजप्ट हुए, और 42 सेकंड कंजप्ट हुए, तो जहां आपका 42 दे रखा है वो आंसर हो जाएगा। अब इस बात को मैं वापस बताता हूं। उसने कहा कि सर 11 बार गोली छोड़ी, तो 11 बार गोली छोड़ी तो एक्चुअल में गैप कितने जनरेट हुए भाई? अंतराल कितने जनरेट हुए? 10 अंतराल, और 10 अंतराल में उसको कितना समय लगा? 60 सेकंड। तो मुझे बताइए एक गैप में कितना समय लगा होगा? 6 सेकंड का समय लगा। तो अब उसने बोला सर 8 बार के बताओ। अब 8 बार का मतलब हो गया कि कितने गैप आएंगे? 7 गैप आएंगे, और एक गैप में 6 सेकंड लगते हैं, तो 7 में कितने लगेंगे? 7 6 कितने भाई? 42 सेकंड। बोलो मेरी बात समझ में आई? अब यहां क्वेश्चन दो तरह से बनता है। अब नेक्स्ट टाइम जब ये करने बैठो तो 11 बार गोली छोड़ रहा है, तो एक्चुअल में आप समझ गए होंगे 11 बार में टाइम नहीं लगता, पहली बार में। तो जो कमी होगी वो समय में नहीं होती, वो रिपीटेशन में होती है, आवर्ती में होती है। तो 10 बार गोली छोड़ने में 60, तो एक बार में कितना? 6। 8 बार पूछा है, तो एक्चुअल में गैप कितने आएंगे? 7। तो 7 6 42 सीधा आंसर कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है 11 बार गोली छोड़ने में 60 सेकंड लगते हैं, तो बताइए 42 सेकंड में कितनी बार छोड़ देगा? तो देखो 11 बार गोली छोड़ने में 60, तो एक बार में 6, तो 42 में कितना? 7। लेकिन पहली बार गोली छोड़ता है लेकिन टाइम नहीं, इस बार वो एक गैप जुड़ जाएगा और पहले एक गैप घट जाएगा। तो गैप में ही परिवर्तन होगा, बाकी में नहीं होता। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, कहा एक बंदूक 9 मिनट में कितनी गोलियां छोड़ती है? 7 गोलियां छोड़ती है। सर 9 मिनट के अंदर, इसने बोला कि सर 9 मिनट के अंदर गोलियां कितनी छोड़ी? 7। लेकिन आप जानते हो जो गोलियां छोड़ता है उसमें पहली गोली में तो कोई टाइम लगता ही नहीं है, तो एक्चुअल में गोली कितनी छोड़ी गई? सर 6 गोली छोड़ी गई। तो 1 मिनट में कितनी गोलियां दागेगी बंदूक? बोलिए सर 6/9 गोलियां दागेगी, राइट। तो बताइए किसका कितने का पूछा है? 1 घंटे का। अब जो मेरे पास डाटा है वो मिनट का है, तो इसने तो 1 घंटे का बोला है, तो उस 1 घंटे को मैं अगर 1 मिनट में बोलूं, सॉरी मिनट में चेंज करके बोलूं, तो 60 मिनट बोले जाएंगे। तो 6/9 गुणा में कितना हो गया? 60। कैलकुलेट कर लो, 3 का 2 6 और 3 3 9, 3 से 60 को काट दिया कितना? 20। 20 को 2 से गुणा कर दिया कितना? 40 गोली। अब आंसर बच्चा फटाफट देखेगा और फटाफट देख करके 40 कर देगा, आंसर 40 नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग अब यहां लगाना है आपको कि 1 घंटे में उसने 40 गोलियां फायर करी हैं। 1 घंटे में उसने 40 गोलियां फायर करी हैं। बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन उसने एक गोली ऐसी भी फायर करी है जहां से वो काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है और उसमें उसको कितना समय लगा है? 0 मिनट लगा है। लेकिन गोली तो फायर हुई है, इसलिए 1 घंटे में टोटल कुल गोलियां कितनी फायर हुई हैं? 41 गोलियां फायर हुई हैं। 40 गोलियों में 1 घंटा लगा और पहली गोली में कोई समय नहीं लगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 41 होगा, न कि 40 होगा। ओके, चलिए अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। फटाफट इसको वीडियो पॉज करें और आंसर दे दें इसका कि आंसर क्या आने वाला है। बताइए क्या कह रहा है। आप वीडियो पॉज करें, आंसर करें, मैं सोल्व करता हूं। 9 सेकंड में 10 बार बजती है, तो 9 सेकंड में 10 बार बजती है, तो बच्चों समझना 9 सेकंड के अंदर 10 बार बजी, तो इसका मतलब गैप कितने क्रिएट हुए? 9 गैप ही तो आए भाई।
9 सेकंड में 9 गैप आए, तो 1 सेकंड में कितना गैप जनरेट हुआ सर? एक गैप या एक अंतराल हुआ। अरे बज रही है 10 बार लेकिन टाइम तो 9 बार में का ही तो लग रहा है, तो ये तो 1 सेकंड में एक गैप। इसने बोला 11 सेकंड का बताओ, तो 11 सेकंड में कितने गैप आए होंगे? 11 गैप आए होंगे, ठीक है। लेकिन कहा बजी होगी कितनी बार, तो 11 सेकंड में 11 गैप आए होंगे, लेकिन एक गैप ऐसा है जो 0 सेकंड में आया था, लेकिन उस टाइम बजी तो थी वो। तो इस तरह से 11 सेकंड के अंदर वो कितनी बार बजी होगी सर? 12 बार बजी होगी। बात समझ में आई मेरी? मैंने क्या बोला? 9 सेकंड में 9 बार बजती है, तो 9 गैप आए तो एक गैप 1 सेकंड का, तो 11 सेकंड में 11, लेकिन पहली बार जब बजती है तो उस टाइम बजती है, लेकिन वो टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता, 0 सेकंड। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 होगा, जिसका 10 आ रहा है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये एग्जाम का आपके क्लास का आया हुआ है, कोई टाइम ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते थे। एक विद्यालय में पीरियड 10 बजे से शुरू होते हैं तथा 1:30 बजे तक चलते हैं, तो मुझे बताइए कि कुल कालांश का समय कितना है? उस विद्यालय में जो पीरियड्स लगते हैं उनका समय कितना है सर? 1:30 बजे से 10 बजे के बीच का। तो 10 बजे से 1:30 बजे के बीच में जाओगे तो 10 से 2 12 और 1 13, तो 3.5 घंटे हो गए क्या? 3.5 घंटे। और 3.5 घंटे का मतलब हो गया सर 6 तिये 180 और आधा घंटा का 30, तो सर कितने मिनट हो गए? 210 मिनट हो गए। यानी विद्यालय कुल कितने समय लगा? 210 मिनट लगा। क्या इस 210 मिनट ही पढ़ाई हुई? अगर 210 मिनट पढ़ाई होती तो मैं इसको 5 पीरियड में बांटना होता, 4 पीरियड में बांटना होता, तो मैं 4 का भाग लगा देता, 5 का भाग लगा देता। लेकिन नहीं, उसने आगे क्या बोला? इस अवधि में टोटल पीरियड कितने लगे? 5 लगे, लेकिन प्रत्येक पीरियड के बीच में कितने मिनट का ब्रेक हुआ? 5। अब एक बात बताओ, अगर पीरियड 5 लगते हैं, पीरियड 5 लगते हैं, ये पहला पीरियड हो गया, ये दूसरा पीरियड हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, तो बच्चों गैप कितने जनरेट हुए सर? 4 गैप जनरेट हुए, और हर एक गैप में 5 मिनट लगे, हर एक गैप में 5 मिनट लगे। तो इसका मतलब जो ब्रेक का समय है वो ब्रेक का समय 4 गैपों में बटा, और चारों पंजियों कितने मिनट वहां आपके क्लास नहीं लगी? 20 मिनट नहीं लगी। बोलो तो कुल कितने समय लगी? कुल कालांश का समय बोलो सर, कुल कालांश का समय 210 में से 20 घटा दिया तो 190 मिनट आ गया। बोलो कोई दिक्कत? भाई टोटल तो 210 मिनट लगी, लेकिन उसमें से 5 पीरियड थे, तो इसका मतलब ब्रेक कितने आए? 4 ब्रेक, और एक ब्रेक में 5 मिनट खराब हुए, तो 4 में कितने? 20 मिनट खराब हो गए। तो बाकी कितना टाइम बचा? 190 मिनट। और 190 मिनट में कितनी क्लास लगी? 5 क्लास लगी। तो प्रत्येक कालांश का समय बताओ, तो प्रत्येक कालांश का समय बोलो, प्रत्येक कालांश समय क्या करोगे? 5 भागों में बांटना है, तो 190 में 5 का भाग दे दो, आंसर कितना आ जाएगा? 38 मिनट आ जाएगा। तो प्रत्येक कालांश का समय कितने मिनट का रहा होगा? 38 मिनट का रहा होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 38 मिनट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दिया हुआ क्वेश्चन, एक व्यक्ति को पौधारोपण हेतु 10 घंटे के लिए रखा गया। वह 1 घंटे में 10 पौधे रोपित करता है और प्रत्येक घंटे के बाद 30 मिनट का विश्राम करता है, तो वह 10 घंटे में कितने पौधे रोपण करेगा? वही फ्रीक्वेंसी वाला है भाई। 1 घंटे के अंदर वो 10 पौधे लगाता है, 10 पौधे लगाता है, लेकिन फिर आधे घंटे का गैप भी तो ले लेता है, लेकिन इस दौरान कोई पौधे नहीं लगाता। तो एक्चुअल में वो 1.5 घंटे में भाई 10 पौधे लगाता है ना। फिर इसके बाद क्या करेगा? फिर 1 घंटे पौधे लगाएगा, आधे घंटे गैप करेगा, तो इसका मतलब दोबारा अगले 1.5 घंटे में फिर वो दोबारा 10 पौधे लगाएगा, यही काम करेगा। तो इस तरह से मुझे एक चीज बताओ कि इस तरह से उसने 3 घंटे में कितने पौधे लगा दिए? 20 पौधे लगा दिए। फिर दोबारा क्या करेगा? फिर 1.5 घंटे, फिर दोबारा 3 घंटे में फिर दोबारा 20 पौधे लगा देगा, फिर दोबारा 3 घंटे होंगे, फिर दोबारा 20 पौधे लगा देगा। तो इस तरह से कितने घंटे उसने पौधे लगाए? 9 घंटे पौधे लगाए और 60 पौधे लगा दिए। अब क्या करेगा? यहां रेस्ट हो गया। अब पहले क्या करेगा? पहले 1 घंटे पौधे लगाएगा, और जब 1 घंटे पौधे लगाएगा तो कितने पौधे लगाएगा? 10। और 1 घंटे जब वो काम करेगा तो उसके काम का समय कितना हो गया? 10 घंटे हो गया, और पौधे कितने लग गए? 70 लग गए।
अब अपने को काम के लिए कितने घंटे रखा था हमने, उसको 10 घंटे के लिए रखा था, और इस 10 घंटे में उसने कितने पौधे लगा दिए, 70 पौधे लगा दिए, क्योंकि हमने 10 घंटे के। अब आप कहोगे सर आगे बोलो, अब आगे बोला आधे घंटे रेस्ट करेगा, अरे भाई करता रहे, हमें तो 10 घंटे का ही तो काम करवाना था, और 10 घंटे में कितने पौधे लगा दिए, 70 लगा दिए। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे पूछे, वो आपसे कह दे 11 घंटे में कितने पौधे लगाएगा, अगर 11 घंटे का पूछे, 10 का तो आंसर 70 आ गया, लेकिन 11 का पूछे तो पता क्या होगा, सर उसने 10 घंटे के अंदर 70 पौधे लगाए, राइट, लेकिन अगले आधे घंटे में उसने 0 पौधे लगाए, लेकिन फिर अगले आधे घंटे में, अगर पूरे घंटे में वो 10 लगाता है तो अगले आधे घंटे में 5 पौधे लगाएगा, तो इस तरह से वो 11 घंटे में टोटल कितने पौधे लगा देगा, 75। लेकिन उसने अपन से 11 का नहीं पूछा है, उसने 10 का पूछा है, तो 10 का तो आंसर 70 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखो कुछ आती है विविध समस्याएं। विविध समस्याएं इन द सेंस जहां पर हमें समीकरण की जरूरत पड़ेगी, कुछ न कुछ हम क्वेश्चंस देगा, उन क्वेश्चंस में हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, कोई तथ्य देगा, कौन से डाटा कैसे हैं, तो उनके अपन यूज करते हैं यहां पर और बात करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे कई बार। जैसे एक शीशे के जार में एक प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है जो कि अगले दिन दोगुना हो जाता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। मैंने कहा कि एक स्कीम आई है जिसमें आप जितने दिन रुपए डालोगे प्रत्येक दिन रुपए दुगुने हो जाएंगे। यानी एक दिन अगर आपने रुपए लगाया, अगर आज आपने पहले दिन आपने रुपए लगाए, 2 रुपए लगाए, तो अगले दिन वो रुपए दुगुने होकर 4 बन जाएंगे। फिर अगर आपने तीसरे दिन रुपए लगाए तो वो पहले वाले का दुगुना यानी 8 रुपए हो जाएंगे। चौथे दिन जब आपने रुपए लगाए तो वो रुपए 16 हो जाएंगे, दुगुना होता जाएगा। अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे तो सिर्फ 16 रुपए ही चाहिए थे, यानी मेरा काम जो मकसद था वो यहां पर क्या हो गया, पूरा हो गया। तो मैं छोटी सी बात आपसे पूछूं कि अगर मेरा मकसद 16 रुपए का पूरा हो गया तो मेरा पैसा आधा कब था, आधा कब था? अगर 16 पूरा है तो आधा कब था? जस्ट उससे 1 दिन पहले। अरे भाई जब 3 दिन में रुपए आधे थे तभी तो चौथे दिन दुगुने होकर पूरे हुए। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरे दिन कितने रुपए थे तो कहोगे 8 हैं, तभी तो चौथे दिन 16 हुए। तो जब चौथे दिन 16 हैं तो आधे कब थे? तीसरे दिन थे। अब इस क्वेश्चन पे आओ। बैक्टीरिया को रखा, प्रत्येक अगले दिन दुगुना हो जाता, 30 दिनों में पूरा भर गया। देखिएगा अगर 30 दिन के अंदर वो पूरा भर गया यानी कि एक काम हो गया, तो 8वां भाग कब था? मुझे बताओ अगर 30 दिन में ये पूरा भर गया तो ये आधा कब था? सर आधा था जस्ट 1 दिन पहले 29वें में, तभी तो दूसरे दिन दुगुना होगा। फिर 28वें दिन क्या था ये? सर 28वें दिन आधे का आधा यानी 1/4। सर 27वें दिन क्या कहानी थी? 27वें दिन 1/8 था। 26वें दिन क्या कहानी थी? सर 1/16 था। इसी तरह से ये चल रहा था कि नहीं चल रहा था? बोले बिल्कुल। अब अगर वो कहता कि कितने दिनों में ये आधा था, जब आधा बोलेगा तब आंसर मेरा कितना होता? 29 दिन होता। लेकिन उसने क्या पूछा? 8वां भाग। 8वां भाग का मतलब होता है ये, और 8वां भाग कौन से दिन था? 8वां भाग था सर 27वें दिन। 29वें दिन क्या था? 29वें दिन आधा भाग था। 28वें दिन क्या था? 1/4 था। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आता है, काफी बार ये क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, वीडियो वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, MDH/W। इसमें क्या होता है? M का मतलब होता है मैन। हम लोग मैन बोलते हैं लेकिन मैं यहां बोलता हूं इसको कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है? जो भी काम को करने वाला। जैसे अगर गाय घास खा रही है तो कर्ता गाय है, कोई भी काम करने वाला। जैसे इंजन है, वो डीजल की खपत कर रहा है तो इंजन है। मजदूर मिलके चेयर बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं तो मजदूर हैं, राइट? तो कोई भी काम करने वाला कर्ता हो गया। डी का मतलब है कि कोई भी काम करता है वो कितने दिन में किया, तो डे यानी कि दिन होता है। एच का मतलब हो गया क्या पूरे दिन काम किया या दिन के कुछ घंटे काम किया। जैसे अपन घर पे मजदूर लेके आते हैं तो मजदूर अगर काम करता है तो क्या पूरे दिन 24 घंटे काम थोड़ी करता है। अगर 24 घंटे काम करता है तो एक दिन गुजर लेते हैं, लेकिन दिन का कुछ हिस्सा काम करता है तो वो आवर, तो इसको बोलते हैं घंटे।
और W का मतलब होता है वर्क। वर्क का मतलब हो गया कार्य। अब मैं कार्य में आपको बता दूं, किसी भी चीज का आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन कर दो, या आप उसकी क्या कर दो, खपत कर दो, ठीक है, या आप किसी चीज का निर्माण कर रहे हो, राइट, वो सब चीजें किस में काउंट होती है, मैन में। अब यहां क्या होता है, यहां दो पक्ष बनते हैं, एक पक्ष ने ये किया, दूसरे पक्ष ने वो किया, तो जिस हिसाब से ये कर रहा है वैसे दूसरे वाला कब करेगा उस पे बात। तो यहां पे दो पक्ष बनते हैं, एक बनता M1 D1 H1 अपॉन W1, और जो तथ्य इधर दे देगा वही तथ्य इधर लिखेगा M2 D2 H2 अपॉन में कितना, W2। अब याद रखना, जो मामला इधर दिया वही मामला इधर देगा, एक रेशियो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहां W1 नीचे है तो इधर भी W1। अब पूरा तथ्य ना देकर आधा देगा, यानी आधी चीज इधर देगा तो आधी चीज इधर देगा। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है वो देखो, इसने बोला 10 गाय, तो 10 गाय, इसका मतलब M1 का मान 10 दे दिया। 10 बोरी घास खाई जाएंगी, तो ये W1 का मान है, ये 10 हो गया। और 10 दिन में, तो ये D1 का मान है 10 दिन में। इसका मतलब यहां आपको रिलेशन किस में दिया, M, W और D में, और M, W और D में दिया, तो देखो ये M है, ये W है और ये D है, तो H के बारे में नहीं बोला तो H को हटा दो, और जैसे ही मैं H को हटाऊंगा तो यहां जो पक्ष बनेगा वो बनेगा M1 D1 अपॉन W1। बोलो ये बात समझ में आई क्या? अगर मान लो W नहीं हटाता तो M1 D1 बन जाता, तो ये जो चीज दे रखी है वो उसी अनुपात में रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। अब इधर आ जाओ, इसने बोला बताओ 20 गाय, तो यानी M2 का मान दे दिया इसने 20, और W2 का मान दे दिया इसने 20 बोरी घास, कितने दिन में, D2 का मान इसने क्या कर लिया, पूछ लिया। तो यही बात यहां लिख दो कि M2 D2 अपॉन में कितना हो गया, W2। अब M1 का मान हो गया 10, D1 का मान हो गया 10 बटे में कितना, 10 बराबर 20 गुणा D2 बटे में कितना, 20। अब क्या करना है, बस काट पीट करना है और कुछ भी नहीं। 20 से 20 गया, 10 से 10 गया, तो इधर बच गया 10 और इधर बच गया D2, तो इधर 10 और D2 ये वाला, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं पूछता हूं, जैसे मैं कहूं कि भाई धूप में एक शर्ट 2 मिनट में सूखती है, तो बताओ 10 शर्ट कितने मिनट में सूखेंगी, 10 शर्ट भी 2 ही मिनट में सूखेंगी, है ना, ऐसा 20 मिनट मत बोल देना, 10। तो उस तरह से रेशियो बन के क्वेश्चन निकल के आता है। आओ अब ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये कहेगा सब्जी विक्रेता से पूछा गया कि उसके बोरे में कितनी सब्जियां, तो उसने उत्तर दिया कि 8 को छोड़कर बाकी सब बैंगन है, 8 को छोड़कर बाकी सब टमाटर है और 8 को छोड़कर बाकी सब आलू है, तो बोरे में कितने। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में 2 बातें ध्यान रखना, अगर यही क्वेश्चन का पैटर्न रहता है तो सम संख्या में छुटवाएगा और 3 ही प्राणी होंगे, 3 ही चीजें होंगी, या तो वो पक्षियों के रूप में बोल देगा या फलों के रूप में, कुछ भी रूप में। लेकिन ये अब इसने क्या बोला, बोला 8 को छोड़कर बाकी सब बैंगन है, तो इसके पास इसने बैंगन को बोला कि 8 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब बैंगन है, 8 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब टमाटर है, और 8 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या है, आलू है। तो जब मैं आपको करने का तरीका बता देता हूं, जितने छोड़ता है ना जस्ट उसका आधा कर दो और वो उस संख्या के लिए कुल मान लेना। इसने 8 बैंगन छुटवाए ना, तो इसका मतलब बैंगनों की संख्या 4 है, टमाटर की संख्या भी उसके बोरे में 4 है और आलू की संख्या भी 4 है, और इन सबको जोड़ दो, ये उसके बोरे में कुल आ जाएंगे। तो उसके बोरे में कुल कितनी सब्जियां हैं, कुल सब्जियां कितनी हो जाएंगी, 12। अब आप कहोगे सर ये क्या मामला, हमें तो समझ नहीं आया ये मामला। अब समझाता हूं, देखो ये कैसे क्या मामला है। हमेशा याद रखना ये, अगर इसके अलावा कुछ भी देगा तो आगे इक्वेशन देगा, ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को ऐसे ही सोल्व करते हैं। अब देखो कैसे, उसने कहा 8 को छोड़ दो, ये लीजिए 8 को छोड़ दिया, 4 और 4 8 को छोड़ दिया, बाकी सारे बचाओ, बैंगन बचे कि नहीं बचे, बिल्कुल। इसने बोला 8 को छोड़ दो, ये देखो ये 4 ये और ये 4 ये, 8 को छोड़ दो, क्या बाकी सारे के सारे टमाटर नहीं है, बिल्कुल है। इसने बोला 8 को छोड़ दो, ये लीजिए सर 8 को छोड़ दिया, क्या बाकी बचे हुए सारे के सारे आलू नहीं है क्या, सर बिल्कुल आलू है। ओके, तो इस तरह से तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 12 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो कैसे करना है, देखते हैं। हंसों के एक झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना कुल संख्या, मान लो मैंने इनकी संख्या मान ली, x मान ली,
तो कह रहा है कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुणा झील के किनारे खेल रहे थे तथा 5 झील में तैर रहे थे, तो झुंड में हंसों की कुल संख्या क्या होगी? हंसों के एक झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल, तो कुल संख्या x है और x का वर्गमूल का 4 गुणा झील के किनारे खेल रहे थे तथा 5 झील में क्या कर रहे थे? तैर रहे थे। तो हंसों की संख्या क्या होगी? ये जो मान है वो किसके बराबर है? x के बराबर है। राइट? बोलो ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आ गई होगी। चलो अब देखो मेरी बात सुनो। अब एक तो तरीका यह है कि इस इक्वेशन को सोल्व किया जाए, एक तो तरीका यह कि इस इक्वेशन को सोल्व किया जाए और इसमें अपना माथा खराब किया जाए। दूसरा यह है कि आप ऑप्शंस भी रख सकते हो। अब एक बात बताओ, x का अंडरूट निकालना है तो आप कुछ भी ले लीजिए, 20 नहीं ले सकते क्योंकि 20 का अंडरूट पॉइंटों में आएगा। ठीक है, अब मैं देखो ऑप्शन लेता हूं। मान लो मैंने पहला ऑप्शन 25 लिया। अब x की वैल्यू अगर मैं 25 रखता हूं, यानी कि मैं यहां इस इक्वेशन में पहला ऑप्शन x की वैल्यू 25 रखता हूं, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 4 अंडरूट 25 प्लस 5। अब चेक करो क्या इसका मान x का यानी 25 बराबर है? 25 का अंडरूट होगा 5, तो 4 पंजो 20 प्लस 5 कितना हो गया? 25। और यही 25 x के मान के बराबर था कि नहीं था? तो बस वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो बताइए कितनी संख्या थी? 25 संख्या थी। ओके, चलिए कर सकते हो आराम से, नहीं आएगी दिक्कत। चलो आगे आइए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अलग अलग उसमें चेक कर सकते हो, अलग अलग कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कह रहा है 50 व्यक्ति हैं और 50 डिब्बे भी हैं। उनमें पहला व्यक्ति प्रत्येक डिब्बे में 1 गोली रख देता है, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में 2 गोली रख देता है, इसी तरह तीसरा व्यक्ति तीसरे। मतलब क्या है? ये हर 2 में 2 गोली रखने का मतलब सम संख्या में रखा है, 2 के पाड़े में रखेगा, तीसरा व्यक्ति 3 के पाड़े में रखेगा, चौथा व्यक्ति 4 के पाड़े में रखेगा। ठीक है बात? तो इस तरह से कह रहा है कि बताइए 50वें डिब्बे में कुल कितनी गोलियां आएंगी। भाई 50वें डिब्बे में कौन कौन रखेगा पहले तो ये बताओ। तो 50वें डिब्बे में 1 वाला रखेगा क्योंकि 1 के पाड़े में 50 आता है, रखेगा बिल्कुल। फिर इसके बाद 2 वाला रखेगा क्या? क्योंकि 2 के पाड़े में 2 4 6 8 48 50 2 वाला आएगा। क्या 3 वाला रखेगा क्या? नहीं सर, 3 का भाग 50 में नहीं जाता। 4 वाला रखेगा क्या? नहीं सर। 5 वाला रखेगा क्या? बिल्कुल 5 वाला रखेगा। 5 वाला हर 5वें डब्बे में रखेगा तो 50 5 के पाड़े में आता है। फिर इसके बाद में 6 नहीं आएगा, 10वां आएगा क्या? बिल्कुल आएगा 10वां। फिर इसके बाद में 25वां आ जाएगा और इसके बाद में कौन सा आ जाएगा? 50वां आ जाएगा। और जो जितने आता है वो उतने रखते हैं, तो इतनी गोलियां इसके अंदर आएंगी। अब काउंट कर दो, 5 2 7 और 1 8 और 50 20 70 10 80 और 90 और 3 93। तो 50वें डिब्बे में कितनी गोलियां होंगी? 93 गोलियां होंगी। कितनी होंगी? 93। अब देखो ये इतना बड़ा है, मैं आपसे यही पूछ लूं, बताओ 12वें डिब्बे में कितनी गोलियां होंगी? चलो ये तो बता ही सकते हो 12वें डिब्बे में कितनी होंगी। तो बोलो सर 12वें डिब्बे में पहला वाला 1 गोली वाला सब डालेगा, बिल्कुल 1 गोली वाला सब इसमें डालते हुए, 2 वाला डालते जाएगा, बिल्कुल सर। क्या 3 वाला डालता जाएगा? बिल्कुल सर। 4 वाला? बिल्कुल। क्या 5 वाला? ना 5 वाला नहीं आएगा। 6 वाला आएगा क्या? बिल्कुल 6 वाला। 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, 10 11 और 12, तो ये आ जाएंगे 12 वाले। अब जोड़ दो, 12 और 6 18 और 4 22 3 25 26 27 और 1 कितना? 28। तो 12वें डिब्बे में कितनी गोलियां होंगी? 28। इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है। देखो क्या कहा हुआ है, कह रहा है कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक हों तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते हैं। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। अब देखो बच्चों, इसको कैसे करना है, इसके लिए सीधा सा एक तरीका। देखो जैसे हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें क्या करते हैं, टीचर देता है, तो टीचर पहले 2-2 लड्डू दे रहा होता है। ठीक है, 2-2 लड्डू दे रहा था सब बच्चे, लेकिन उसको लगा कि यार बच्चे बढ़ गए लेकिन मुझे लड्डू और नहीं लाने, तो वो क्या करता है 2 की जगह 1 करता है। लेकिन जब वो 1-1 से भी पार नहीं पड़ती तो उसको भी बिचूर बिचूर के, समझ रहे हो ना, छोटे छोटे करके वो देता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब देखो इसको करना कैसे है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसने बोला 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। मान लो मैं संतरों की संख्या x मान लेता हूं, संतरों की संख्या x मान लेता हूं, ठीक, और 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। तो 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए, तो यहां से अगर मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, संतरे, बच्चे और कुल,
संतरों की संख्या x है, बच्चों की संख्या 40 है। एक बच्चे को अगर एक संतरा मिलता तो 40 को 40 मिलते, तो ऐसे कुल कितने संतरे बांटे गए? 40x बांटे गए। बोलो सर, अरे गुणा क्यों किया, समझ गए होंगे। अब कह रहा है यदि 20 बच्चे अधिक हो जाएं, जहां बच्चे पहले 40 थे अब 20 और अधिक हो जाएं तो 60 हो गए, तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिले। तो जहां पहले x मिल रहे थे अब x से कितना कम मिलने लगे? 5 मिलने लगे। तो अब बताओ कुल कितने हो जाएंगे? सर 60 गुणा x माइनस 5। अब बताओ जहां पहले कुल थे 40x वहां 60x माइनस 5, तो ये भी कुल है ये भी कुल, क्योंकि वो कुल तो नया चेंज लाया ही नहीं ना, जितने पहले थे उतने ही अभी हैं। तो इसका मतलब 40x भी वही है जो 60x माइनस 5 है। बोलो एग्री कर रहे हो? अब क्या करना है? बस काट पीट करना है। अब देखो 20 दूनी 40 और 20 तिये 60। ओके, अब देखो सोल्व कर दो। 2x बराबर 3x माइनस का कितना? 15। अब 2x 3x इधर आ जाएगा तो ये बच गया माइनस का x बराबर माइनस का 15। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और x की वैल्यू 15 हो गई, इसका मतलब शुरुआत में कितने कितने संतरे दिए जा रहे थे? 15-15 दिए जा रहे थे, और बाद में कितने देने लग गया? 10-10 देने लग गया। अगर 15 संतरे दे रहा था, 40 बच्चे थे, तो संतरे कितने दिए जा रहे थे? सर 15 गुणा 40 यानी 600। और ये भी देखो 60 थे और 10-10 लोगों को दिए तो कितने हो गए? 600। तो उसने बोला कुल कितने संतरे बांटे जा रहे थे? सर 600 बांटे जा रहे थे। क्रॉस चेक भी कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले एक बार वीडियो पॉज करें और सोल्व करें इसको, आंसर कैसे करना है। एक पेड़ प्रत्येक वर्ष अपनी कुल ऊंचाई का 1/8 भाग वृद्धि करता है। कोई भी पेड़ अपनी वर्तमान ऊंचाई का 1/8 वृद्धि करता है। तो मान लो पेड़ की वर्तमान ऊंचाई, अगर उस क्वेश्चन में उसने 64 दे दी, वर्तमान ऊंचाई उस क्वेश्चन में उसने 64 मीटर दे दी, तो पहले वर्ष क्या होगा? 64 तो बढ़ेगा प्लस 64 का 1/8 भी तो बढ़ेगा। तो यानी कितनी ऊंचाई उसकी पहले वर्ष हो जाएगी? 64 प्लस 64 और 8, 64 का 1/8 यानी 8, यानी एक वर्ष के बाद उसके कितनी ऊंचाई होगी पेड़ की? 72 मीटर। समझ में आई मेरी बात? कुल ऊंचाई का 1/8, तो कुल 64 थी और उसका 1/8 है, तो 64 का 8 72, तो 72 बढ़ गया। अब कह रहा है 2 साल बाद बतानी है, तो ये तो पहले 1 साल के बाद में है, तो दूसरे साल के बाद क्या होगा? दूसरे साल में क्या होगा? सर 72, वर्तमान ऊंचाई 72 थी और 72 का कितना? 1/8। 72 का कितना? 1/8। अब सोल्व कर दो तो सर 72 का 72 तो है और 8 1/8 से इसको काटोगे 9, और 72 और 9 कितना हो गया? 81 मीटर। तो दूसरे वर्ष कितनी ऊंचाई हो जाएगी? 81 मीटर। 80 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा मत कर देना कि 64 का 1/8 72, 64 का 1/8 72 आ गया और फिर दोबारा 64 का 1/8 निकाल दिया तो वह। याद रखना वर्तमान ऊंचाई, तो इस बार जो बढ़ेगा वो 72 पर बढ़ेगा, न कि 64 पर बढ़ेगा। वर्तमान ऊंचाई का 1/8 बढ़ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 81 मीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये देखो क्वेश्चन, किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काट लिया जाता है। उस उम्मीदवार ने 100 प्रश्नों का उत्तर देकर कुल कितने अंक प्राप्त किए? 80 अंक प्राप्त किए। तो उसने कुल कितने % सही किए? इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। और नेगेटिविटी भी देखो। एक चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन सोच के बताता हूं। एक बात सोचना, अगर वो 100 प्रश्नों का उत्तर देके 80 अंक ला रहा है, अगर वो 100 के 100 उसके सही होते तो उसको अंक आने चाहिए थे 200, लेकिन उसके अंक 200 नहीं आए, उसके अंक कितने आए? 80 अंक आए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उसको 80 अंक लाने के लिए प्रश्न तो 40 ही करने चाहिए थे। 2-2 अंक के हिसाब से सही आ जाता। क्वेश्चन में क्या बोला? सही करने पर 2 अंक मिलेगा, गलत करने पर 1 अंक कट जाएगा। राइट? तो देखो हम लोगों को क्या समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं, मान लो कोई प्रश्न है, उसको सही करने पर आपके 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन गलत करने पर आपका आधा नंबर काट लिया जाता है। तो कोई क्वेश्चन सही किया, कितना नंबर मिलेगा? 2। लेकिन कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो कितना नंबर जाएगा? सबको लगता है आधा नंबर, नहीं 2.5 नंबर जाएगा। 2 वो जो आने वाला था और आधा वो जो पास से गया। इसलिए नेगेटिव खतरनाक होती है। कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को? उसने बोला कि सर कुल क्वेश्चन कितने हैं, तो कुल प्रश्न इस क्वेश्चन में उसने दे रखे 100।
इसमें से अगर मैं ये 100 मानूं तो इसमें से बताइए उसने सही पर्सन कितने किए। अगर मैं इनकी संख्या x मान लूं तो मुझे ये बता सकते हो कि गलत पर्सन कितने हो जाएंगे? सर बिल्कुल बता सकते हैं, गलत पर्सन हो जाएंगे 100 माइनस एक्स। बोलो ये बात समझ में आई? अरे भाई कुल तो 100 है, 100 में से अगर ये x है तो ये कितना हो गया? 100 माइनस एक्स। और अब देखो उसके कुल कितने अंक आए? 80 अंक। 80 अंक कैसे आए? उसने कुछ सही किए और कुछ गलत किए। तो सही करने वाले कितने थे? x थे। और प्रत्येक के लिए कितने अंक मिले? 2। तो उसने सही अंक मिले उसके 2x और गलत कितने मिले? 100 माइनस एक्स और गुणा में कितना? 1, क्योंकि गलत करने पर उसका 1 अंक कट रहा था। और इसी सब को उसने किसके बराबर लेके आ गया? 80 के। वापस रिपीट करता हूं मेरी बात को। सही करेगा 2 अंक मिलेंगे, गलत करेगा 1 अंक कट जाएगा। तो उसके 80 अंक कैसे आए? उसने कुछ सही किए और कुछ गलत किए, उन्हीं का अंतर ही तो 80 आया। अब उसने सही कितने किए? तो x पर्सन थे, प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलते, तो 2x नंबर यहां से मिले। और गलत करने के लिए कितना था? 100 माइनस एक्स है। ये गलत थे और 1-1 अंक कट लिया, तो सही में से गलत को घटा दिया, तभी तो 80 आ गए। अब इसको सोल्व करना, आगे लिखो 2x माइनस 100 प्लस में x बराबर में कितना? 80। आगे सोल्व करो। अब माइनस का उधर चला जाएगा तो ये बच जाएगा 3x बराबर 180 और 3x बराबर 180, तो x का मान आ जाएगा 180/3 और 180/3 को हम लोग कितना बोलते हैं? 60 बोलते हैं। 60 का मतलब आपने x क्या माना था इस क्वेश्चन में? सही पर्सन माने थे, तो उसने सही पर्सन कितने किए? 60 पर्सन किए। और गलत पर्सन कितने किए? 40 किए। अब सही पर्सन 60 किए तो नंबर आए उसके 120, ठीक। गलत पर्सन किए 40, नंबर कटे कितने? 40। तो 60% सही करने पर उसको मिले 120 नंबर और गलत पर्सन करने पर 40 नंबर गए। और इसी दोनों का रिजल्टेंट, उसको रिजल्टेंट कितने मिले? 80। इसलिए ये 120 है और ये 40 है और यही मान 80 के बराबर। तो उसने कुल सही कितने किए? 60 क्वेश्चन सही किए, राइट। चलिए आगे वाला सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आप एक लाइन के अंदर इसका आंसर करके बताओ। सेम एज इट इज पहले वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसने बोला कुल कितने क्वेश्चन है? सर कुल पर्सन है मेरे पास 100 दे रखे, राइट। सही क्वेश्चन कितने हैं? सही पर्सन कितने हैं? मैंने बोल दिया सर सही x हैं। तो बताइए सर गलत पर्सन कितने होंगे? गलत पर्सन कितने होंगे? तो गलत पर्सन की अगर अपन चर्चा करते हैं तो गलत पर्सन हो जाएंगे 100 माइनस एक्स, राइट। अब कह रहा है सही करने पर 3 अंक मिलते, तो 3x और गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाता 100 माइनस एक्स। और इस तरह से उसको कितने अंक मिले? 88 अंक मिले। कोई दिक्कत नहीं, आगे सोल्व कर दो। 3x माइनस 100 प्लस में x बराबर कितना? 88। तो ये हो गया 4x बराबर 100, उधर चला गया तो 188 और x का मान कितना हो गया? 188/4, यानी कि ये हो गया 47। और x आपने क्या माना था? कितने पर्सन सही किए? तो पर्सन कितने सही किए? 47 क्वेश्चन सही किए, तो आपका आंसर 47 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अंक संबंधित समस्याएं आती हैं। मैं आपको 2 छोटी छोटी बातें बता देता हूं। अंक संबंधित में सबसे पहले तो आता है अंक आवर्ती। एक तो आएगा कुल अंक, कुल अंक आधारित, और दूसरा आएगा अंक आवर्ती आधारित। अंक आवर्ती या बारंबारता। क्या मामला है देखिए, बताता हूं। देखो कैसे करना है। जब भी हम कभी हेडिंग बता देता हूं, हेडिंग हम कर रहे हैं कुल अंक ज्ञात करना। ये कुल अंक ज्ञात करने का पॉइंट क्या है? जैसे मैं कहूं आपको कि मैंने 1 से लेकर के 10 तक की गिनती लिखी, मैंने 1 से लेकर के 10 तक की गिनती लिखी, तो मुझे बताइए मैंने कितने अंक लिखे? तो 1 से लेकर 9 तक में हर एक में 9 अंक हुए, लेकिन 10 लिखते ही मैंने कितने अंकों की जरूरत पड़ी? 1 और 0। तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती में मैंने कितने अंक लिखे? 9 और 2 11 लिखे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये वाला मामला है। तो देखो कुल अंक जब भी ज्ञात करते हैं तो हम बात करते हैं सर इकाई अंक,
एक एक अंक वाले, दो दो अंक वाले, तीन तीन अंक वाले, इनकी बात करते हैं। तो एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या मतलब 1 से लेकर के 9 तक, और 1 से लेकर 9 तक में होता है, तो इसमें कुल अंक कितने होते हैं, कोई बताएगा मुझे? सर इसमें होते हैं 9 अंक होते हैं। अब आपसे बोलेगा 2 अंकों की कुल संख्याएं, 2 अंकों की कुल संख्या, अगर 2 अंकों की कुल संख्या की चर्चा करोगे तो वो होंगी सर 10 से लेके 99 तक। 1 से नहीं, 10 से लेके 99, क्योंकि 100 3 में चला जाएगा, और ये 10 से लेके कितनी अंक होंगे इसमें? सर संख्या होंगी 90। संख्या होंगी 90। अब आप कहोगे सर कैसे? मैं ये बता देता हूं। देखो संख्या 90 कैसे हुई? 1 से लेकर के 99 तक में कितने होंगे? 99 संख्या, 1 से लेकर 99 तक में 99 में से 1 से लेकर 9 तक की 9 घटा दो, तो 99 में से 9 घटा दिया, 9 बच गई। पहला तरीका। दूसरा, नहीं समझ में आया तो आप ऐसे करो, 99 में से 10 घटा दो, जो भी संख्या निकाली वो, और इसमें लास्ट में 1 और जोड़ देना, तो 99 10 89, 89 प्लस 1 कितना हो गया? 90। और अगर ये 90 है तो इनमें सब में एक एक अंक होगा, तो 9 गुणा 1, यहां 9 अंक होंगे, लेकिन यहां 90 गुणा प्रत्येक में 2 2 अंक होंगे, तो यहां कितने अंक होंगे? 180 अंक होंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे बात करूं सर 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की कुल संख्याएं, तो 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होंगी? सर बात काउंट करो सर, 100 से लेके 999 तक की 3 अंकों की, बताइए कितनी होंगी? तो आप कैलकुलेट कर लो, यहां से 900 संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? चेक करना चाहो तो कर लो, 999 माइनस 100 प्लस का 1, और या 1 से लेकर 999 में 999 संख्याएं, और 999 में 9 और 90 99, 1 अंक और 2 अंक वाली है, तो बाकी बच गई कौन सी? 3 अंक वाली, और 3 अंक वाली कितनी बच गई? 900। तो यहां पे अंक बोलेगा तो प्रत्येक में 3 3 अंक हैं, तो 900 को 3 से गुणा कर दो, तो यहां से कितने आ जाएंगे? 2700 आ जाएंगे। तो 2 2 अंक वाली कितनी होती है? 180, 1 1 अंक वाली है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके सामने, ये दिया हुआ है, कह रहा है 1 से लेके 150 तक की संख्या में कुल कितने अंक होंगे? अब देखो 1 से लेके 150 में 3 तरह से अंक है। कैसे? 1 से लेके 9 तक में भी अंक है, 10 से लेके 99 तक भी अंक है, और 100 से लेकर 150 तक में अंक है। आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला? यहां पर एक एक अंक है, तो यहां 9 गुणा 1 यानी 9 अंक, तो एक एक वाले, और यहां 90 है, और 90 में प्रत्येक में 2 2 अंक हैं, तो 180। अब यहां कितनी संख्या है बताओ? 50 में से 150 में से 100 घटाओगे कितना आएगा? सर 50 और 1 51, तो 51 संख्या है ना भाई। 101 से 50 तक में तो 50 होगी, 100 भी ये भी है, और 51 संख्या प्रत्येक में कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे, तो ये कितने हो गए सर? 163 अंक ये हो गए, 153। मैंने क्या किया? 101 से लेके 150 तक की में कुल कितने अंक होंगे? तो एक एक अंक वाले 1 से लेके 9 तक में 9 अंक, 100 से लेके 99 तक में प्रत्येक में 2 2 अंक 180, और 100 से लेके 150 तक में प्रत्येक में 3 3 अंक, तो 51 गुणा 3 153। और आपसे बोला कुल अंक कितने हुए? तो सर 1 से लेकर के 150 तक की संख्या में कुल अंक कितने हुए? इन सबको जोड़ दो, 9 और 3 12 का 2, 8 और 5 13 और 1 14 का 4, और ये आ गया 3, तो आंसर कितना हो गया? 342। तो जहां भी आपका 342 दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। राइट, चलो अब आता है दूसरा पॉइंट आता है अंक की बारंबारता। अंकों की बारंबारता का मतलब कि भाई जब हम गिनती लिखते हैं तो कौन सा अंक कितनी बार आया। तो देखो यहां पे 2 केस चलते हैं। एक तो चलता है 1 से लेके 100 तक की संख्या में, 1 से लेकर 100 तक की संख्या में, 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 3 केस आते हैं। 3 केस आते हैं। पहला केस आता है, वो आता है सर्वाधिक बारंबारता, कि 1 से लेकर 100 तक में सर्वाधिक बारंबारता किस अंक की होती है? सर्वाधिक बारंबारता होती है किस अंक की? अंक
एक अंक की बारंबारता होती है। मतलब अगर 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखोगे तो एक कितनी बार आएगा, एक अंक आता है यहां पर कितनी बार सर, 21 बार आता है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछेगा न्यूनतम कितनी बारंबारता होगी, न्यूनतम बारंबारता। सर न्यूनतम बारंबारता गिनती लिख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। न्यूनतम बारंबारता होती है सर किसकी, 0 अंक की। और 0 अंक की जो बारंबारता होती है वो कितनी बार होती है सर, 11 बार होती है, राइट। और इसके बाद में बच गया कौन सा, शेष अंक। शेष अंक का मतलब क्या हो गया, शेष अंक का मतलब हो गया 1 और 0 को, 1 व 0 को छोड़कर, 1 व 0 को छोड़कर, मतलब 1 और 0 के अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी अंक होगा, उस अंक की बारंबारता कितनी बार होती है सर, 20 बार होती है। तो ये लाइन आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में एक अंक कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। 0 अंक कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। और शेष अंक चाहे 2 बोले 3 बोले वो कितनी बार आएंगे, 20 बार आएंगे। क्लियर बात। 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखना, उसमें 1 कितनी बार आया उसको गिन सकते हो, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, ये है। तो 1 और 0 पर ही ध्यान रखना, बाकी सारे वाले तो 20-20 बार आते हैं। एक तो ये हो गया 1 से लेकर 100 तक में। दूसरा यहां से बढ़ते हैं, अब आगे आएगा अगली प्रत्येक 100 तक की गिनती में, अगली प्रत्येक 100 तक की गिनती में। अगली प्रत्येक 100 तक की गिनती का मतलब हो गया, चाहे तो मैं बोलूं 101 से लेकर 200 तक, या मैं बोलूं 201 से लेकर 300 तक, या मैं बोलूं 301 से लेकर 400 तक। थोड़ा सा मेरी बात को यहां समझना, 101 से लेकर 200 तक का मतलब क्या हो। अब जैसे 101 से 200 तक की गिनती को बोल के देखो, 101, 102, 103, 194, 195, 186, हर बार 1 आएगा कि नहीं आएगा, यहां पर बोलो आएगा सर। तो ये जो कहानी है जो 101 से चला, ये शुरुआत किससे हो रही है, 1 से हो रही है। तो ये यहां पर शुरुआती अंक कहलाता है। इसके बाद में खत्म किस पर हुआ, 200 पर, तो ये अंतिम अंक कहलाता है। जैसे 201 से 300 में कौन सा अंक है जो जिससे शुरुआत होगी, सर हर जगह दौवा ही आएगा, 201, 202, 203, 212, 213, 213। तो यहां पर जो कहानी आती है वो 3 तरह से निकलती है। पहली कहानी क्या, कि या तो वो अंक क्या होगा, शुरुआती अंक होगा, या यहां पर क्या होगा, अंतिम अंक होगा, और यहां पर बाकी बात क्या आएगी सर, बाकी बात आएगी मध्य अंक होगा। अब देखो मैं बात लिख देता हूं मैं क्या कहना। अगर कोई भी अंक शुरुआती अंक हो, शुरुआती अंक इन द सेंस कि अगर आप 101 से 200 तक की भी बात कर रहे हो तो यहां शुरुआती अंक ये 1 से कहानी है, तो ये यहां पर शुरुआती अंक कहलाता है, और ये यहां पर क्या कहलाएगा, अंतिम अंक कहलाएगा। मैं बोला 800 से 900 तक, 801 से 900, तो ये जो कहानी चलेगी वो किस पर चलेगी, 8 पर चलेगी ना, 8, तो वो 8 शुरुआती अंक है। तो कोई भी अंक में अगर शुरुआती अंक हो तो याद रखिएगा वो 119 बार आता है। अंतिम अंक होता है वो कितनी बार आता है, 21 बार आता है। और मध्य जो अंक होता है वो कितनी बार आता है, 20 बार आता है। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा 101 से 200 तक में 3 क्वेश्चन बने, एक अंक कितनी बार आएगा, ठीक है, 2 अंक कितनी बार आएगा, और मैंने ये पूछ लिया 5 अंक कितनी बार आएगा। ये 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां से ये जो 1 है वो यहां पर कौन सा काम करेगा सर, शुरुआती वाला काम करेगा। क्यों करेगा भाई, शुरुआती वाला काम क्यों करेगा, शुरुआती इसलिए करेगा क्योंकि हर कहानी में 1 से चालू होगी। तो 101, 102, 103, 100 हर जगह 1 का 1 आएगा। जैसे 201 में 2 शुरुआती अंक है, 301 में 3, समझ गए होंगे इस बात को। तो 1 अंक कितनी बार आएगा सर, 1 अंक 119 बार आएगा। 2 अंक यहां पर कौन सा काम कर रहा है सर, अंतिम अंक का काम कर रहा है। और अंतिम अंक यहां पर कुल कितनी बार आता है सर, 21 बार आता है। और 5 अंक कौन सा है, 5 अंक है बीच का अंक, ना तो यहां है और ना यहां है, तो ये कितनी बार आ जाएगा, 20 बार आ जाएगा। 801 से 900 में जाओ तो 8 अंक 119 बार, 9 अंक कितनी बार, 21 बार, और बाकी 20 वाला बच गया वो कितनी बार, 20 बार। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे है, ये दिया हुआ
कहा हुआ है 1 से लेके 200 तक की गिनती में अंक 1 कितनी बार आएगा। अब आप जानते हो ना 1 से लेके 200 तक को अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 1 से लेकर के कहां तक, 100 तक, और दूसरा लिखना पड़ेगा 101 से लेकर के 200 तक। बोलो बिल्कुल सही है। अगर 1 से लेके 100 तक की बात करता हूं तो 1 से लेके 100 तक में अंक 1 कितनी बार आता है, सबको पता है 21 बार आता है। प्रारंभिक अंक है ना, 1 से लेके 100 तक में अंक 1 21 बार आता है, अंक 0 11 बार आता है और शेष अंक 20 बार आते हैं। और 101 में यहां पर ये शुरुआती अंक ये है तो ये कितनी बार आएगा, 119 बार आएगा। तो काउंट कर दो कुल कितनी बार आएगा, 140 बार आएगा। कुल कितनी बार आएगा, 140 बार आएगा। ओके, चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने जो चर्चाएं करी वो चर्चाएं अंक आधारित समस्याओं में कैसे कैसे हमारे पास क्वेश्चंस आए, कैसे हमने ये रखा, तो इन सब के ऊपर चर्चाएं करी। और ऐसे ही विगत परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया इन पे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिएगा। आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के अंदर जाने की भी कोशिश करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।